शोषण स्वीकार नहीं है, विरोध स्वीकार नहीं है, युद्ध स्वीकार नहीं है। ये तो हो गया सामाजिक परिवेश में। और पारिवारिक परिवेश में देखेंगे तो परस्पर आपस में टूटन है और अपने में जो अंतर्द्वंद है, इससे मानव मुक्ति चाहता है। तो फ्रूट है एक इस तरह का आचरण, है ना, जिसमें कि हम मूल्यों के साथ, चरित्र के साथ, नीतियों के साथ जी सकें। अब ऐसा जीना बन क्यों नहीं रहा है? उसके रूट में है ज्ञान, है ना। उसके रूट में है कि मानव अपने को भ्रमवश शरीर मान लिया, तो ये अपने में ही कुछ क्रियाएं हो रही हैं। तो मेन ये समझ में आया कि मैं खुद को ही नहीं समझ पाया। तो जो सूत्र एक यूज किया था, स्वयं से स्वयं का विलगीकरण, अपना ही अपने से दूरी हो गई, है ना। और अपने से चूंकि दूरी हो गई है, इसलिए मैं दुखी हूं। अपने से ही दूरी है तो फिर अपनों से दूरी है ना। तो एक सूत्र है, जितना जितना खुद को समझा उतना उतना तुझको समझा। और जिस दिन खुद को पूरा समझा, सारे जग को पूरा समझा, है ना। क्योंकि एक जैसे हैं हम सब, ये पकड़ में आ रहा है। तो अपने को ही नहीं समझ पा रहे हैं, इसलिए हम अपनों को नहीं समझ पा रहे हैं। मेन शिकायत हम सबकी यही है, मुझे कोई समझता नहीं है ना। आप मुझे समझ नहीं पाए। और गहरे में देखेंगे तो मैं ही अपने को नहीं समझ पाया। क्या नहीं समझ पाया? मैं क्या चाहता हूं, और जो मैं चाहता हूं उससे फाइनली जो पाना चाहता हूं वो मिलेगा कि नहीं। तो चाहता हूं मैं, मानो जब से इस धरती पर आदिकाल से सुख शांति की तलाश में है ना, अमन चैन की तलाश में है। और उसको पाने के लिए बहुत सारे प्रयास किए, बहुत कुछ उपलब्धियां भी हुई, लेकिन कुछ छूट गया, है ना, कुछ अधूरा रह गया। उसी को पूरा करने का ये एक प्रयास है कि कैसे हम, क्या छूट गया। तो उसको जो रूट में देखा तो पता लगा, मैं खुद को नहीं समझ पाया तो पता लगा क्या नहीं समझा, क्योंकि शरीर को पूरा खोल के देख लिया। अभी की जो साइंस है उसमें एक एक हिस्से को हम शरीर को देख चुके हैं। तो ये समझ में आया कि हमने ब्रेन देख लिया, है ना, न्यूरोसर्जन्स जो हैं, किडनी देख ली, लंग्स देख लिए। सब कुछ देखने के बावजूद ये समझ में नहीं आ रहा कि ये इसको जो चलाने वाला है ये कौन है, ये क्या है, ये क्या चाह रहा है। तो उसकी चर्चा की कि फाइनली शरीर एक टूल है, शरीर एक साधन है। उस शरीर को चलाने वाला कोई है, जिसको कह रहे हैं जीवन, है ना। कुछ लोग ये भी कहते हैं भैया इसको आत्मा क्यों नहीं कह रहे, पर पहले लोग आत्मा कहते रहे, आप नाम बदल दिया, आप जीवन कह रहे, है ना। तो जीवन इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये जो आस्वादन और चैन है, ये आत्मा नहीं कर रहा है, ये कौन कर रहा है? मन कर रहा है। इसका ये नाम दिया। तो कई क्रिया हो रही, एक ही क्रिया नहीं है जिससे एक नाम दिया जाए। तो पता लगा मन है, वृत्ति है, इसको चित्त कह रहे हैं ना, आशा, विचार और इच्छा। और ये हम लोगों ने देखा कि मेरे में क्रियाएं हो रही हैं। आत्मा बोलने से आत्मा के साथ क्या करना, ये पकड़ में नहीं आता है। और उलझ रहे हैं हम लोग अपने ही विचारों में, मन की आशाओं में और इच्छाओं में। तो यहां पर ये पता लग रहा है कि कुछ हमें करना है, जिससे फिर देखेंगे आत्मा की जर्नी कहां तक पहुंचती है ना, उसकी बात करेंगे। तो केवल शब्द नहीं बदला है, शब्द के मूल में जो पूरा अध्ययन का तरीका है, शब्द से अर्थ और अर्थ से कोई वास्तविकता है, कोई वस्तु है, उसको इंगित कराने का प्रयास। तो ये देखा हमने कि जो हमारे में रुचि मूलक आस्वादन होते हैं, उसकी जगह भाव मूलक आस्वादन होने नहीं हो पाते हैं। तो तुलन में कुछ खाली जगह रह जाती है, जो रिक्तता रह जाती है। वो चिंतन बल से जब मानव की व्यवस्था को पकड़ते हैं, परिवार की व्यवस्था को पकड़ते हैं, है ना, समाज की व्यवस्था को देखते हैं, प्रकृति की व्यवस्था को देखते हैं। तो अभी अपन प्रकृति की व्यवस्था पर चर्चा करेंगे। तो जो चिंतन बल है, उसमें जब ये सच्चाइयां आती हैं, तब हमारा तुलन न्याय संगत होने लगता है, और आस्वादन में रुचि के स्थान पर भाव और मूल्य आने लगते हैं। ऐसा करने के साथ साथ हमारे कुछ आचरण में भी बदलाव आता है, और कुछ चर्चा हुई कि कुछ डिजाइन बदलते हैं, जीने के डिजाइन भी बदलते हैं, इच्छाएं बदलती हैं, हमारे चित्रण बदलते हैं। तो अब कुछ नई इच्छाएं होने लगती हैं। अभी तक जो सारी इच्छाएं हो रही थी वो सुविधा संग्रह की हो रही थी। अब इच्छा होती है परिवार में कैसे जिया जाए, अपनों के साथ। ये जो भाव है ना, जो 9 मूल्य हैं, भाव और मूल्य एक ही है, इंटरचेंजेबल।
तो ये जो मूल्य है, ये जो मानव का क्या मूल्य है, एक पत्नी का क्या मूल्य है, एक भाई का क्या मूल्य है, एक गुरु का मूल्य क्या है, एक मित्र का क्या मूल्य है, ये जो उनकी जो मौलिकताएं हैं उसकी अपन ने क्या है मूल्य, उनके ये जो मूल्य है उसमें बहते हैं, है ना। विश्वास, सम्मान, स्नेह, श्रद्धा, है ना, इनकी जो अपन ने बात की, ये यदि हमें अब प्रयास करना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि अपन ने सुन लिए तो कल से आ जाएंगे, है ना। इसके रूट में समझना भी पड़ेगा और फिर इसका प्रयास करना पड़ेगा। तो इससे आगे की नेक्स्ट लेवल में आता है जिसको कह रहे हैं चिंतन बल के साथ साथ एक होता है बोध बल, बुद्धि का बल, है ना। तो बुद्धि में अस्तित्व कैसा है ये स्पष्ट होता है, ये पूरी डिजाइन क्या है, ये पूरा एग्जिस्टेंस कैसा है, ये मानव कहां से आ गया, जीवन कहां से आ गया, इसकी चर्चा अपन करेंगे। तो यदि पूरे एग्जिस्टेंस को देखते हैं, पूरे ही अस्तित्व को देखें, अस्तित्व माने जो कुछ भी दिखाई दे रहा है, तो पूरे जब अस्तित्व को देखते हैं तो क्या क्या दिखाई दे रहा है, क्या क्या दिखाई दे रहा है, क्या क्या दिखाई दे रहा है पूरे एग्जिस्टेंस, जहां जहां तक भी हमारा कल्पना जाती है, केवल आंख जाती है तो है ही है, जहां तक भी कल्पना जाती है, क्योंकि आशा विचार इच्छा इन तीनों को मिला के क्या कह रहे हैं, कल्पना। तो क्या क्या दिखाई दे रहा है, हाँ, तो एक तो दिखाई दे रहा है पेड़ पौधे, है ना, जिसको हम कह रहे हैं प्राण अवस्था। और क्या और क्या दिखाई दे रहा है, हाँ जी, नहीं तेज नहीं आ रही आवाज। प्रकृति, प्रकृति में क्या, प्रकृति तो सब कुछ में क्या, हाँ, तो बढ़िया। तो अब हम जब लोग अब क्या करते हैं, क्लासिफिकेशन कर देते हैं, जब अपन पढ़ाते हैं ना तो क्या करते हैं, वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन कर देने से ज्यादा स्पष्ट हो जाता है। तो जिसको हम मिट्टी, पत्थर, पेड़ पौधे, पहाड़, नदी, तालाब कह रहे हैं, उसको क्या कह रहे हैं यहां पर एक लाइन में, वो क्या है, पदार्थ अवस्था है। क्या है वो, पदार्थ, है ना, जिसमें भौतिक रासायनिक क्रिया होती है। और जब पेड़ पौधे कह रहे हैं तो हम ऐसे अलग अलग गिनेंगे, तो नीम, है ना, करेला, टमाटर, बहुत सारे नाम आएंगे, लेकिन उनको जब वर्गीकरण करेंगे तो क्या कह रहे हैं, क्या है वो, प्राण अवस्था। प्राण अवस्था जिसमें श्वसन शुरू हो गया, क्या शुरू हो गया, रिस्पिरेशन प्रोसेस शुरू हो गया, है ना, इसको कह रहे हैं प्राण अवस्था। और क्या दिखाई दे रहा है, जब प्रकृति कह रहे हैं तो और क्या दिख रहा है, जीव जंतु दिख रहे हैं, उसी को कह रहे हैं जीव अवस्था। तो ये पदार्थ अवस्था हो गई, ये हो गई प्राण अवस्था और जीव अवस्था। जीव अवस्था में पशु पक्षी दिखाई दे रहे हैं सारे, है ना। और क्या दिखाई दे रहा है, मानव। मानव भी प्रकृति का हिस्सा है कि नहीं है, है ना, तो एक मानव भी दिखाई दे रहा है, तो इसको कह रहे हैं ज्ञान अवस्था। इन चारों को मिला के कह रहे हैं प्रकृति। और भी कुछ दिखाई दे रहा है, इसके अलावा भी कुछ दिखाई दे रहा है, दूर दूर तक देखें, चांद को देखेंगे तो क्या किस किस स्थिति कहां पे गिना जाएगा, वो पदार्थ अवस्था में। चांद को देख लो, सूरज को देख लो, है ना, मार्स को देख लो, जितने भी ग्रह गोल नक्षत्र, जहां जहां तक हमारी कल्पना जाती है, दृष्टि जाती है, वहां तक क्या है, या तो उस पर पदार्थ अवस्था होगी, या कोई कोई धरती ऐसी भी हो सकती है जैसे अपनी धरती है जिसपे चारों अवस्थाएं दिखाई दे रही। और कुछ दिखाई दे रहा है, हाँ जी, विकास, ओके। और क्या दिख रहा है, और क्या दिख रहा है, हाँ जी, हवा तो पदार्थ है, हवा क्या है, अवकाश। और क्या दिखाई दे रहा है, किसी को दिखाई दे रहा है, हाँ जी। इसके अलावा कुछ, जैसे इसी हॉल में देखें, है ना, तो बाकी जो ये जो लिख दिया, एक तो पूरा पदार्थ से भरा हुआ है, इसके अलावा भी कुछ है क्या इसमें, क्या चीज है, प्रकाश। प्रकाश तो किसी पदार्थ का प्रभाव है। अंतरिक्ष, अंतरिक्ष क्या चीज है,
हाँ जी, हाँ वो तो ठीक है, वो तो, लेकिन दूसरी दुनिया होगी तो यही सब होगा, पदार्थ अवस्था ही होगी या प्राण अवस्था होगी। और कुछ दिख रहा है? ज्ञान अवस्था तो हो गई मानव। हाँ जी, मटेरियल क्या चीज है? पदार्थ। मटेरियल माने पदार्थ। हम्म, नहीं अभी कुछ दिख रहा है क्या? और कुछ इसके अलावा है या नहीं है? बढ़िया। और सोचते हैं, जब आएगा तो पकड़ते हैं, जब तक इसकी चर्चा कर लेते हैं। इसमें भी क्या दिखाई दे रहा है कि हर इकाई जो भी है, पदार्थ अवस्था, प्राण अवस्था, जीव अवस्था, ज्ञान अवस्था, हर इकाई अपने त्वा सहित व्यवस्था है। कैसी है? त्वा सहित। त्वा माने उसका अपना आचरण। जैसा लोहा जो है वो लोहत्व के साथ है। किसके साथ है? लोहत्व के साथ है। नीम नीमत्व के साथ है, मतलब उसमें नीम पना है ना, उसका एक नीम का एक आचरण है, लोहे का एक आचरण है। तो किसी भी इकाई का, इसी को कह रहे हैं इकाई। इकाई का क्या मतलब होता है? यूनिट। यूनिट का क्या मतलब है? किसको कहेंगे यूनिट? जैसे, हाँ, यूनिट जैसे एक है कि दो है? एक। अब कितने हो गए? दो। और इसके कितने हो सकते हैं? कई हो सकते हैं, है ना। तो फिर एक किसको कहते हैं? इकाई माने एक, एकम। जब यही अभी अभी एक है, अब दो क्यों कह रहे हैं? हाँ, तो एक किसको कहते हैं? एक किसको कहते हैं? नहीं, इसको तो अलग कर दे रहे हैं, फिर भी आप कह रहे हैं एक है। इसको तो खंडित कर रहे हैं ना। फिर इसको आप एक पेन कहोगे कि दो पेन कहोगे, क्या कहोगे इसको? तो एक किसका, एक कब कहते हो आप? फिर एक एक को कब, एक एक आदमी, है ना, फिर हम कहते हैं एक धरती, है ना, एक किस आधार पे कहते हैं? ये पंखा, एक एक पंखा है, लेकिन इसके पार्ट्स करेंगे तो हजारों होंगे, फिर भी हम एक कह रहे हैं। जब जब हम एक तो फंक्शनलिटी के आधार पे एक कहते हैं, उसकी एक व्यवस्थित है, कोई एक व्यवस्था है। दूसरा, जो यदि आंख से देखेंगे ना, तो उसकी चारों तरफ कुछ बाउंड्री दिखाई दे रही है। अब क्या हो रहा है, हमें दो बाउंड्री दिखाई दे रही है, एक इसकी तरफ एक बाउंड्री और इसकी तरफ भी एक बाउंड्री। ऐसे जब मैं आंख से दूर करता जाता हूं, तोड़ता हूं, तो जिसके तरफ मुझे चारों तरफ एक बाउंड्री दिखाई देती है, एक सीमा रेखा दिखाई देती है, उसको मैं एक कहता हूं। हाँ, एक एक आकार दिखाई देता है। तो हर इकाई की क्या है, एक बाउंड्री है, एक सीमा रेखा दिखाई देती है। क्या दिखाई देती है? सीमा दिखाई देती है उसकी। इसीलिए हर एक एक सीमित है। कैसा है? सीमित। सीमित का क्या मतलब है? आई कैन सी ए बाउंड्री। ठीक है। अब एक कल्पना करो, इतनी सारी इकाइयां हैं, और ये तो अपन को क्लियर हो गया, हर एक एक कई एक से मिलकर बना है। हर एक एक कई एक से मिलके बना हुआ है। ठीक है। अब एक कल्पना करते हैं कि सपोज एक कागज है, ये अभी एक है, एक है ना,
अब कितने हो गए? 2 हो गए। अब कितने हो गए? यदि इस एक को हम तोड़ते चले जाएं, ठीक है, तो क्या ये खत्म हो जाएगा या बना ही रहेगा? तो जो सबसे छोटे से कितने, अभी देखो हाथ से करने की लिमिटेशन है, एक टुकड़े करने की, है ना, एक समय अपन रुक जाएंगे, ये 8 हो गए, ये 16 हो गए, ये 32 हो गए, ऐसे करते करते और छोटा, लेकिन हम कल्पना में इसको बहुत छोटा कर सकते हैं। तो कल्पना से इसके टुकड़े करते चले जाओ, बाद में जोड़ सकते हो, तो फिर से कागज बनेगा कि नहीं? नहीं, फिजिकली नहीं बनेगा, कल्पना में बनेगा कि नहीं? तो कुछ गायब हो जाता है कि टुकड़े होते हैं वहीं के वहीं रहते हैं। कल्पना में भी फिजिकली भी ये तो यहीं कहीं है ना, मटेरियल तो कहीं गायब नहीं हुआ कि गायब हुआ? क्या लगता है? कितने ही टुकड़े करेंगे उसके पास बना रहता है कि गायब हो जाता है? बना रहता है। इसका मतलब ये हुआ कि यदि पूरे एग्जिस्टेंस को देखें, है ना, पूरे यदि एग्जिस्टेंस को देखें तो जितना मटेरियल इस समय है, अगले मोमेंट में कितना मटेरियल रहेगा? कितना रहेगा? ज्यादा हो जाएगा कि उतना ही रहेगा? तो केवल क्या हो रहा है, रूप बदलता है। क्या बदल रहा है? क्या बदल रहा है? रूप बदल रहा है। मटेरियल ना खत्म हो रहा है ना बढ़ रहा है। ये समझ में आता है? तो पूरे अस्तित्व को यदि देखेंगे, पूरे अस्तित्व में देखेंगे तो ये जो प्रकृति है, प्रकृति में जितना भी मटेरियल है, मैटर है, ये जितना इस क्षण है, अगले क्षण कितना रहेगा? कितना रहेगा? ज्यादा कैसे होगा? टूटने के बाद है तो उतना ही, मैटर तो उतना ही है। जैसे इस बिल्डिंग को बनाने से पहले ये मटेरियल था कि नहीं था? केवल हमने क्या बदल दिया? रूप बदल दिया। किस आधार पर? मनाकार को साकार करने की ताकत है मेरे में, इसलिए, है ना, हमने क्या कर दिया? रूप परिवर्तन किया। तो जितना भी अस्तित्व में मैटर रहता है उतना ही बना रहता है सदा सदा, क्योंकि मैटर को हम क्या नहीं कर सकते? नाश नहीं कर सकते, नष्ट नहीं कर सकते, ना ही मैटर को पैदा कर सकते हैं। ठीक है, तो मैटर जितना है, इसीलिए इसको कहा मटेरियल कैसा है? अविनाशी है। कैसा है? अविनाशी या शाश्वत है, ये बना ही रहता है। सिर्फ रूप परिवर्तन होता है। क्या होता है? पूरे अस्तित्व में एक ही घटना घट रही है, वो क्या हो रही है? रूप परिवर्तन। अब और देखेंगे गहराई में, ये जितना भी मटेरियल है उसमें जो व्यवस्था की जो सबसे छोटी से छोटी यूनिट है, उसको क्या कहते हैं? जिसमें व्यवस्था दिखाई देती है। जैसे आपके पास गोल्ड की एक चेन है ना, उसके 2 टुकड़े करेंगे तो दोनों को गोल्ड बोलेंगे कि एक को ही गोल्ड बोलेंगे? तो कितने टुकड़े करते चले जाएं, गोल्डनेस कहां से आ रही है? तो उसका सबसे छोटे से छोटा वस्तु जिसमें गोल्डनेस है उसको क्या कहते हैं? उसी को कहते हैं गोल्ड का परमाणु। क्या कहते हैं उसको? एटम पढ़ा आप लोगों ने? तो बहुत सारे महापुरुषों ने, विज्ञानियों ने ये जानने की कोशिश की कि ये पूरा एग्जिस्टेंस किस चीज से मिलके बना है ना, और पहुंचते पहुंचते यहां पहुंचे कि ये परमाणुओं से मिलके बना है। तो कई प्रजाति के परमाणु हैं। कैसे परमाणु हैं? कई वैरायटी के परमाणु हैं। जैसे सोने का एक परमाणु है, चांदी का एक परमाणु है, लोहे का एक परमाणु है। ऐसे कितने वैरायटी के हैं? कितने वैरायटी के हैं? कितने वैरायटी के हैं? किसी को पता है? साइंस पढ़ने वाले बच्चे या साइंस पढ़ाने वाले मैडम? हाँ, वेरी गुड। लगभग लगभग अभी विज्ञान 118 के आसपास, 118 120 यहां पहुंचा है।
लोगों को ये लगता था पता नहीं चांद पर क्या चीज है। क्या लगता था? चांद पर जब देखने गए तो ये पता चला वही एटम से मिलकर के उसी तरह की रचनाएं बनी हुई हैं। तो ये समझ में आया कि पूरे एग्जिस्टेंस में कहीं भी चले जाओ, केवल 118-20 तरह के परमाणु और उनसे मिलकर के बनी हुई अणु रचनाएं, और फिर उन्हीं में से सेल्स, है ना, किन्हीं विशेष परिस्थितियों में वही अणु, है ना, श्वसन क्रिया शुरू कर देते हैं। समझ में आ रहा है? तो पूरा का पूरा जो मटेरियल बना हुआ है, मैटर, जिससे कि ये सारी अवस्थाएं दिखाई दे रही हैं, इसके रूट में यदि व्यवस्था को देखेंगे तो ये परमाणुओं से मिलकर बनी है। यहां तक क्लियर है? और सारी की सारी, क्योंकि परमाणु एक सीमित चीज है, ये सारी की सारी जो मटेरियल है वो सीमित है। अब ये जो मटेरियल पाया जा रहा है, जैसे चांद और सूरज के बीच में क्या दिखाई देता है? क्या दिखाई देता है? ये क्या दिखाई दे रहा है चांद और सूरज के बीच में? हाँ, वो क्या चीज है जिसको भैया कह रहे हैं स्पेस, अंतरिक्ष, आकाश, शून्य? ये दिख रहा है कि नहीं? दो इकाइयों के बीच में दिखता है कि नहीं? दो व्यक्तियों के बीच में, इन दो के बीच में जब अपन ने कहा कि हम इसको दो कह रहे हैं, तो एक तो इकाई दिख रहा है, किसमें पाई जा रही है? इकाई किसमें है? किसमें है? स्पेस में। ये समझ में आ रहा है? तो स्पेस कितनी दूर तक फैला हुआ है आप कल्पना करके देखो, कहां तक गया हुआ है? हाँ जी, ये स्पेस कितनी दूर तक फैला हुआ है? जैसे इसकी एक सीमा है कि नहीं? चांद की एक सीमा है कि नहीं? आपको बाउंड्री दिख जाती है, सूरज की एक बाउंड्री दिखती है। ऐसे ही जो स्पेस है, ये कहां तक फैला हुआ है? हमारी जहां तक भी कल्पना जाती है, हमें लगता है इसके आगे भी। ठीक हो गया? इसी को कह रहे हैं कैसा है? असीमित है। कैसा है? इसकी कोई सीमा इसकी कोई सीमा दिखाई नहीं देती। हमारी कल्पना जहां तक जाती है वहां तक हमें दिखाई देता है कि स्पेस है ही। तो हम दो व्यक्तियों के बीच में भी स्पेस है कि नहीं है? किन्हीं भी दो इकाइयों के बीच में स्पेस रहता है, इसीलिए दो हैं कह पाते हैं। तो इकाई को हमने तोड़ दिया कि पहले से टूटी हुई थी, हमने केवल ऐसा किया जिससे आंख से दिख जाए दूरी। यदि सूक्ष्मदर्शी से देखेंगे तो पता लगेगा बहुत सारी इकाइयों से मिलकर बनी है। तो इकाइयां पहले से ही टूटी हुई हैं, अर्थात स्पेस में डूबी हुई रहती हैं इकाइयां। कैसी रहती हैं? तो पूरे एग्जिस्टेंस को देखेंगे तो दो ही चीजें दिखाई दे रही हैं, एक तो मैटर और दूसरा स्पेस। ये दो चीजों से पूरा एग्जिस्टेंस बना हुआ है। तो पूरा अस्तित्व कैसा है? इसी को कह रहे हैं अस्तित्व कैसा है? सह अस्तित्व है। क्या है? कोएग्जिस्टेंस है। किन दो चीजों का? स्पेस और मैटर। और स्पेस उसमें ऐसा है जिसकी कोई सीमा नहीं है। स्पेस हर जगह है, ठीक है? इसीलिए इसको एक नाम दिया व्यापक। व्यापक मतलब जो हर जगह हो, जो हर जगह रहता है, उसी का एक नाम है ओमनी प्रेजेंट। इंग्लिश में क्या नाम है? ओमनी प्रेजेंट, जो हर जगह है। ऐसी कोई जगह नहीं है जहां पे स्पेस ना हो। तो पूरे अस्तित्व को, पूरे एग्जिस्टेंस को देखेंगे तो दो तरह की वास्तविकताएं हैं। एक ऐसी वास्तविकता जिसकी बाउंड्री है, और एक ऐसी वास्तविकता जिसकी कोई बाउंड्री नहीं है। जिसकी कोई बाउंड्री नहीं है उसका नाम कर रहे हैं, नाम क्या है? असीमित, व्यापक,
चूंकि इसमें कोई क्रिया नहीं होती है, जितनी भी क्रिया पाई जाती है वो किसमें पाई जा रही है, एक्टिविटी किसमें हो रही है, मैटर में। तो इसमें क्रियाशीलता है, इधर क्या है, क्रियाशीलता। तो अब इसको इसमें क्रियाशीलता है और इसमें क्या है, कोई क्रिया नहीं है, इसी को कह रहे हैं क्रिया शून्य। तो एक ऐसी सच्चाई जिसकी कोई सीमा नहीं है, जो हर जगह है, जो क्रिया शून्य है। दूसरी चीजें देख रहे हैं हम लोग, जितनी भी इकाइयां हैं लगातार क्रियाशील है, कोई भी इकाई है क्रिया ना करती हो ऐसा नहीं पाया जाता। ये पता लगता है, हर इकाई लगातार क्रियाशील है। अब एक लोगों ने ये भी सोचने की कोशिश की, इनको क्रिया के लिए, क्रिया है तो ऊर्जा है, ऊर्जा नहीं होगी तो क्रिया कैसे करेगी, और ऊर्जा है तो उसमें बल संपन्नता है, बल है। तो ये सोचने की कोशिश की गई कि ये सारी चीजें क्रिया कर रही हैं। जैसे इसमें जो आयरन की रॉड लगी है वो लगातार क्रिया करती है कि नहीं करती है, कैसे पता लगता है कि लोहा क्रियाशील है, इसमें कुछ क्रिया हो रही है क्या, वेट पकड़ के रखा है, नहीं तो गिर जाता। और भी पता लगता है इसमें, यदि आप छोड़ दोगे घरों को तो हाँ, तो जंग लग रही है, इससे पता लग रहा है क्रियाशील है। तो इकाइयां लगातार क्रिया कर रही हैं। ऐसा नहीं है कि संडे को छुट्टी ले ले 2 मिनट के लिए, जैसे ये छुट्टी लेगा तो इसमें कोई छुट्टी लेने का जुगाड़ नहीं है ना। हमें तो लगता है हमें छुट्टी चाहिए, मैं क्रिया कर रहा हूं, है ना। तो लगातार इकाइयां लगातार क्रियाशील बनी रहती हैं। तो सवाल ये बनता है, क्रिया के लिए ऊर्जा कहां से मिल रही है। तो 2 लोगों ने इसको समझने की कोशिश किया। एक तरीका तो है कि एक दूसरे को ऊर्जा दे रहे हैं। एक तरीका क्या है, जैसे आपकी क्रिया किसी और की वजह से आ रही है, ऐसा मान सकते हैं। लेकिन फिर जब सबको देखेंगे तो उसको क्रिया कहां से, उसके लिए ऊर्जा कहां से मिल रही है। तो सबको देखेंगे तो फिर कहां से ऊर्जा आ रही है। पकड़ में आ रहा, सवाल स्पष्ट हो रहा है। तो ये समझ में आया, जो जिस स्थिति में पाया जा रहा है वही उसका वैसा होने का कारण है। क्या है, जो जिस स्थिति में पाया जाता है वही उसका वैसा होने का कारण है। क्योंकि हर इकाई स्पेस में या व्यापक में पाई जा रही है, इसलिए व्यापक ही उसके ऊर्जा होने का कारण, ऊर्जित होने का कारण। इसलिए इसी स्पेस को एक और नाम दिया जिसको कह रहे हैं निरपेक्ष ऊर्जा। क्या कह रहे हैं, निरपेक्ष ऊर्जा। तो यही व्यापक। तो अब 2 ही सच्चाइयां हैं, व्यापक है और मैटर है। और मैटर जो है वो लगातार क्रियाशील बना हुआ है। ये क्यों क्रिया कर रहा है, क्योंकि अपन ये कह रहे हैं कि सारी की सारी, पूरी की पूरी प्रकृति किसी लक्ष्य के अर्थ में है। क्या के अर्थ में है, किसी लक्ष्य के साथ, किसी उद्देश्य के साथ। और इसी प्रकृति में विकास होता है। क्या होता है, विकास क्रम और विकास। विकास होता है तो विकास का कोई क्रम होता है। तो पूरे मटेरियल को देखेंगे, मैटर को देखेंगे तो उसमें क्रियाशीलता है और कुछ कम विकसित है और कुछ अधिक विकसित हो गई, ये एक दिखाई देगा। ठीक है, जैसे किसी भी धरती पर देखें, जैसे किसी सपोज चांद पर विकास होना हो तो क्या होगा नेक्स्ट स्टेज। अभी क्या है चांद पर, अभी क्या है, केवल पदार्थ अवस्था। अभी क्या है, केवल पदार्थ है। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, कभी भी होगा उसके पहले क्या होगा, प्राण अवस्था आने से पहले
पानी आना पड़ेगा, जल, है ना। तो पहला रसायन जो बनता है किसी भी धरती पे वो है जल के रूप में, क्योंकि जल के बिना श्वसन क्रिया नहीं होती है ना। जो भी सेल्स में श्वसन क्रिया हो रही है, तो पूरा पदार्थ, पूरी यदि प्रकृति को देखेंगे तो किसी भी धरती पर जो एवोल्यूशन का, विकास का प्रोसेस है, पहले पदार्थ अवस्था रहेगा किन्हीं परिस्थितियों में, और ये समय से नहीं है, कैसे है, परिस्थितियों से है, वातावरण से है। नेक्स्ट स्टेप क्या आएगा, प्राण अवस्था। प्राण अवस्था से नेक्स्ट स्टेप क्या आएगी, इवोल्यूशन होगा, क्योंकि जब तक पेड़ पौधे नहीं है, एक वातावरण का निर्माण नहीं हुआ, तब तक पशु पक्षी नहीं आ पा रहे, क्योंकि वो रह नहीं पाएंगे, है ना। उसके बाद नेक्स्ट स्टेज क्या आती है, ज्ञान अवस्था। ये इनमें क्रम है। तो क्या उद्देश्य है, और ये तीनों व्यवस्था के साथ ही रहते हैं, पदार्थ अवस्था, पेड़, है ना। जो कल भी एक सवाल आ रहा था, ये तीनों इकाइयां व्यवस्था के साथ है। पदार्थ में क्या व्यवस्था है, परिणाम के आधार पर व्यवस्था है ना। उसको अभी अपन देख लेते हैं, एक बार स्लाइड लगा देते हैं, है ना। तो अस्तित्व सहअस्तित्व के रूप में है ना, दो, स्पेस और मैटर। अब एक अपने यहां बहुत ही गजब का कंसेप्ट है, माने यदि अपन अध्यात्मवाद में जो अपन शब्द सुनते रहते हैं, कोई एक ऐसी वास्तविकता है जो हर जगह है। कैसी वास्तविकता, जो हर जगह है ना, जिसको अपन ओमनी प्रेजेंट कह रहे हैं, जो ऐसी कोई जगह ही नहीं है जहां वो ना हो, है ना। जिसको इसी को निराकार कह रहे हैं, क्योंकि इसका कोई आकार, जिसकी बाउंड्री नहीं है उसी को क्या कह रहे हैं, क्योंकि जिसकी बाउंड्री है उसका तो आकार आ गया, जिसकी बाउंड्री है उसका क्या हो गया, वो तो साकार हो गई, है ना। आकार किस आकार सहित है। तो यही एक वास्तविकता है जो कैसी है, निराकार है और सब जगह है, और इसमें ही होने की वजह से पूरी प्रकृति कैसी है, क्रियाशील है और ऊर्जित है। तो मूल ऊर्जा के रूप में या निरपेक्ष ऊर्जा के रूप में, या जिसको मूल ऊर्जा कह रहे हैं, मूल ऊर्जा के रूप में जो अवेलेबल है वो यही स्पेस है, इकाइयों को। और इसकी वजह से अब दूसरा सवाल ये बनता है कि इसमें पदार्थ से प्राण अवस्था में जाने के लिए प्रेरणा कहां से आ रही है ना। कोई परिवर्तन होना है, जैसे केवल पदार्थ है, अपनी प्राण अवस्था में क्यों बदल रहा है, प्राण अवस्था जीव अवस्था में क्यों बदल रही है, इसके लिए प्रेरणा स्रोत क्या है। क्या लगता है क्यों बदल रहा होगा, हाँ परिवर्तन तो हो रहा है, क्यों हो रहा है, परिवर्तन की दिशा कहां से आ रही है, हाँ जी, सनलाइट से। और सन में जो परिवर्तन हो रहा है उसको, सन में परिवर्तन हो रहा है कि नहीं, हाइट क्रियाशील है तो परिवर्तन तो है ही, दिशा कहां से आ रही है। जैसे फिर से पूछता हूं, दूसरे ढंग से देखते हैं, इस स्पेस को यदि देखें, जिसको हमने कहा कि असीमित है, व्यापक है, क्रिया शून्य है, निराकार है, सब जगह है, इसमें कुछ जोड़ सकते हैं क्या, कहीं से लाके इसमें कुछ जोड़ा जा सकता है, क्यों नहीं जोड़ सकते, इसमें क्यों नहीं जोड़ सकते। जैसे आप में कुछ जोड़ना हो तो आपके बाहर से कुछ चीज लाके लगानी पड़ेगी ना, तो स्पेस से बाहर जा सकते हैं क्या, तो स्पेस से बाहर से कुछ लाया नहीं जा सकता, क्योंकि स्पेस के बाहर ही नहीं निकल सकते, क्योंकि जहां तक हमारी कल्पना जाती है ये हर जगह है, इसलिए इसमें कुछ जोड़ना, समझ में आ रहा है। जैसे आपकी जेब में कुछ डालना हो तो आपकी जेब के बाहर से लाना पड़ेगा ना उसको, तो पहले बाहर जाना पड़ेगा, इसमें से कुछ घटा सकते हैं क्या,
क्योंकि इसमें से निकाल के बाहर ले जाओगे तो कहां जाओगे? तो इसमें ना कुछ जोड़ा जा सकता है ना कुछ, इसीलिए इसको पूर्ण भी कहा है। कैसा है? कैसा है? ये पूर्ण है, इकाइयों में जोड़ा घटाया जा सकता है। ये जैसे इस पेन में मैं कुछ जोड़ सकता हूं, है ना, इसमें से कुछ कम कर सकता हूं, लेकिन व्यापक में कुछ जोड़ा घटाया जा सकता है। तो ये कैसा है? अपने आप में पूर्ण है, क्योंकि इस पूर्ण में सारी इकाइयां हैं। किसमें सारी इकाइयां? इसी पूर्ण में डूबी भीगी घिरी है। डूबी है कि नहीं? सारी इकाइयां स्पेस में डूबी हैं, घिरी हुई भी है, और ये भीगी हुई। भीगी का मतलब जितना भी मैं तोड़ के देखता रहता हूं, हर अंश उसी स्पेस में है। तो डूबी भीगी घिरी होने की वजह से, पूर्ण में डूबी भीगी घिरी होने की वजह से इन सब में पूर्णता की ओर गति है। दिशा कहां से आ रही है? जिसको बोलते हैं कि जिसमें मैं पूरी तरह से डूब गया, जिसमें मैं डूबा हूं, भीगा हूं, घिरा हूं, उससे मैं प्रेरित हो जाता हूं। क्या हो जाता हूं? इंस्पायर हो जाता हूं, प्रेरित हो जाता हूं, प्रेरणा पा रहा हूं। व्यापक में कोई क्रिया नहीं हो रही है, लेकिन उसमें होने मात्र से इकाई में क्रिया है, और इकाई में एक दिशा है। किसकी ओर? पूर्णता की ओर। इसीलिए ये जो इकाइयों की जो फाइनली पूर्णता है वो ज्ञान अवस्था में है, और मानव में जो पूर्णता है, जिसको अपन कह रहे हैं गुणात्मक परिवर्तन, जीव चेतना से मानव चेतना की ओर, है ना, ये क्रिया पूर्णता है उसकी। क्या है? क्रिया। क्या क्रिया पूर्ण हो जा रही? जो ये क्रियाएं लिखी हैं, जीवन क्रियाएं, अभी हमारी क्रिया चिंतन बल हमारे में सुप्त है अपने में, लेकिन वो क्रिया पूरी तरह से एक्टिव नहीं है। जिस अर्थ में उसको एक्टिव होना चाहिए, एक्टिव नहीं है। ऐसे ही जो बुद्धि बल है वो एक्टिव नहीं है। और एक और जो बात करेंगे, जो पांचवी क्रिया है, जिसको आत्मा कह रहे हैं, आत्मबल। तो इन क्रियाओं का पूरी तरह क्रियाशील हो जाना, इसी को कह रहे हैं क्रिया पूर्णता। तो अभी हमारे में अपूर्णता है। क्यों पूर्ण होना है? क्योंकि मैं पूर्ण में ही डूबा भीगा घिरा हूं। इसीलिए हर इकाई में पूर्णता के लिए एक दिशा है। नहीं तो दिशा नहीं पकड़ में आएगी कि यार ये पदार्थ अवस्था सडनली प्राण अवस्था में क्यों बदल गया, है ना। तो जितनी भी दिशा मिल रही है, चूंकि मैं पूर्ण में, आप सोचो, और ये कैसा है? स्पेस कैसा है? पूर्ण है। और एक और क्वालिटी आप देखेंगे, कैसा है? ट्रांसपेरेंट है। क्या बोलते हैं इसको? पारदर्शी। कैसा है? व्यापक। आर पार दिखता है कि नहीं इसके? कैसा है? पारदर्शी है। हम सब लोग, कोई हमसे कोई चीज छिपाए तो हमें अच्छा लगता है, कि हमें लगता है कि पारदर्शी हो तो ज्यादा अच्छा है ना। तो हम क्यों चाहते हैं लोग पारदर्शी हों? मैं भी कुछ छिपाता हूं तो मुझे अच्छा नहीं लगता है। मैं कैसा होना चाहता हूं? छिपाना ना पड़े। जो कल बात हो रही थी अपारदर्शिता की और पारदर्शिता की, तो एक क्यों मैं चाहता हूं ऐसा? क्योंकि मैं पारदर्शी वस्तु में ही डूबा भीगा घिरा हूं, इसलिए मेरे में पारदर्शी होने के लिए प्रेरणा है। इसीलिए कोई नहीं कह रहा है कि, अच्छा, दूसरे को तो पता भी नहीं कि हमने कुछ छिपा लिया, अपने को ही अच्छा नहीं लग रहा है। मैं ट्रांसपेरेंट होकर के जीना चाहता हूं, है ना। जिसको कह रहे थे खुली किताब हो जाऊं, मतलब मुझे कुछ छिपाना ना पड़े। तो क्यों ऐसा आ रहा है? एक अभी अपने में इस बात को पकड़ेंगे। तो चूंकि मैं इस पूर्ण में डूबा भीगा घिरा हूं, इसलिए पूर्णता को पाना चाहता हूं। ये स्वयं पारदर्शी है, इसलिए मैं इस जैसे गुण मेरे में आने के लिए मुझे प्रेरित करते हैं कि मैं पारदर्शी हो जाऊं, मैं पूर्णता को पा जाऊं, है ना। ये तो यहां से पता लगता है कि जो बेसिक ड्राइविंग फोर्स है मानव के लिए, वो इस पूर्ण में डूबे भीगे गिरे होने के लिए, इस पूरी प्रकृति में ही और फाइनली मानव में भी उस पूर्णता की ओर जाने की, हर व्यक्ति, हम लोग अपूर्ण होकर के जीना चाहते हैं कि पूर्णता के साथ जीना चाहते हैं? क्या लगता है? पूर्णता के साथ जीना चाहते हैं। तो कहां से आ रहा है? क्योंकि हम पूर्ण में डूबे भीगे गिरे। जी, नेक्स्ट चलते हैं। तो इसी को कह रहे हैं अस्तित्व सह अस्तित्व है। दो तरह से अस्तित्व है। इस वाले अस्तित्व को कहते हैं रूपात्मक अस्तित्व। कैसा अस्तित्व?
कैसा अस्तित्व है? रूपात्मक। रूपात्मक माने जिसका कोई आकार मिल रहा है। और एक दूसरा अस्तित्व है जिसको कह रहे हैं अरूपात्मक अस्तित्व। वो क्या चीज है? ये जो स्पेस है कैसा अस्तित्व है? क्योंकि इसका कोई रूप नहीं है, अरूपात्मक है। कैसे है अरूपात्मक? क्योंकि इसकी कोई बाउंड्री, रूपक का मतलब होता है कोई बाउंड्री बना पाना, तब तो हम बोलेंगे इसका कोई आकार है, इसका कोई रूप है। हाँ जी, गैसेस का भी एक रूप है, जिस कंटेनर में रख देते हैं उसका रूप ले लेता है, तो फाइनली तो रूप रहता ही है ना। इसमें तो कोई रूप है ही नहीं। ये पकड़ में आ रहा है? हवा को जिस कंटेनर में रखोगे उसी का रूप ले लेता है। हाँ, लेकिन फिर भी एक लिमिट तो है, उसकी बाउंड्री तो है ना, फ्लेक्सिबल बाउंड्री है। हाँ हाँ, इरेगुलर है बट शेप तो है, तभी तो कह रहे हैं इरेगुलर इन शेप बट देयर इज ए शेप। तो बाउंड्री का ये मतलब नहीं है कि सर्कुलर हो। हमारा बाउंड्री का ये मतलब नहीं हमारी कल्पना के अनुसार बाउंड्री होगी, कुछ भी बाउंड्री है बट बाउंड्री है, फाइनली सीमा रेखा है, सीमित है। इसकी तो कोई बाउंड्री ही नहीं है। हाँ, होगा का मतलब क्या होता है? हमारी कल्पना में आ ही नहीं रहे तो कैसे होगा? सी, बाउंड्री किसको कहते हैं? जो मेरी कल्पना में आ जाती है ना। तो अभी हम जितनी भी हमारी कल्पना दौड़ती है, हमें लगता है इससे आगे भी, तो हम ऐसी कोई बाउंड्री नहीं बना पा रहे कि हाँ आके रुक गया। और ऐसा आप नहीं, सब कोई भी सोच रहा है उसके पास बाउंड्री नहीं आ रही है ना, इसलिए उसको असीमित कह रहे हैं, सीमा नहीं है जिसकी। बढ़िया। तो यही जो तो दो तरह की वास्तविकता है, और जितने भी रूप हैं वो सब इस अरूपात्मक जगत में डूबे भीगे गिरे हैं। इसलिए ऐसा भी कहते हैं अस्तित्व को, अस्तित्व अरूपा रूपात्मक है, माने अरूप में सारे रूप, व्यापक में सारी इकाइयां, है ना, असीम वस्तु में सारी सीमाएं। इसी को परंपरा ने ऐसी एक वास्तविकता जो अपने में पूर्ण है, जो व्यापक है, जो सब जगह फैली हुई है, जिसमें सारी इकाइयां हैं, इसी को परंपरा में लोगों ने ईश्वर नाम से पहचाना। किस नाम से पहचाना? ईश्वर की हमारे में क्या कामना है? अब देखिए, भारतवर्ष में या बहुत सारी जगह दो तरह की कामनाएं हैं ईश्वर की। एक हम कहते हैं जो हर जगह है, साथ ही साथ हमने उसको साकार रूप भी दिया हुआ है। क्या माना हुआ है? साकार रूप भी। साकार रूप में यदि देखेंगे तो जो कल्पना है वो मानव से जुड़ी हुई कल्पना है, क्योंकि अस्तित्व में दो ही तरह की वास्तविकताएं हैं। एक तो ऐसी वास्तविकता है जो सब जगह है, और एक ऐसी वास्तविकता है जो सीमित है ना। उसमें यदि देखेंगे तो जो साकार कल्पना है उसमें जो सर्वश्रेष्ठ इकाई है वो मानव है, तो मानवीय गुणों की ही कल्पना है ना। तो दो शब्द मिलते हैं, ईश्वर और भगवान। क्या शब्द दो दिखाई दे रहे हैं? एक शब्द है ईश्वर और एक शब्द क्या है? भगवान से जो जाता है मैसेज, वो जाता है कोई इकाई के रूप में, है ना, साकार के रूप में। और साकार को यदि देखेंगे तो वो ऐसे गुणों से संपन्न हो गया जिसको दया कृपा करुणा कह रहे हैं, है ना, जिसको दिव्य मानव, जो अपनी पूरी, जिसको अनन्यता, जो प्रेम की अपन ने बात की थी, जो जिसमें अपने पराये से जो मुक्त हो गया है, सभी के लिए समान रूप से करुणा के रूप में उपलब्ध है, या पात्रता और योग्यता दोनों को बढ़ाने के लिए लगातार क्रियाशील रहता है। तो साकार रूप में देखेंगे तो फिर वो व्यक्ति ही है जो भगवान के रूप में दिखाई देगा। और यदि जो ओमनी प्रेजेंट के रूप में देखेंगे, यदि अस्तित्व में हम वस्तु को देखने जाएंगे, क्योंकि दो चीजें हैं, एक तो है कोई शब्द है, उस शब्द से इंगित यदि वास्तविकता को ढूंढने जाएंगे तो वो अस्तित्व में ही मिलेगी। कोई भी वस्तु होगी वो कहां पे पाई जाएगी? एग्जिस्टेंस में ही देखना पड़ेगा। तो यदि ऐसी वस्तु को ढूंढने जाते हैं कि जो सब जगह है, तो वो स्पेस के रूप में दिखाई
देती है, जो पूर्ण है। तो उसी के अलग अलग नाम है, ईश्वर, शून्य, चेतना। ब्रह्म का मतलब होता है एक फैली हुई वस्तु व्यापक के रूप में, है ना। इसी को ज्ञान भी कह रहे हैं। पारदर्शी है, पारगामी है। अब यदि गिनती करेंगे, यदि किसी शब्द को आपको क्लैरिफिकेशन चाहिए होगा तो अपन कर लेंगे बात। इकाइयां कितनी है? अनंत है। जो रूपात्मक जगत है जिसको इकाई कह रहे हैं, ये कितना है? अनंत। किसको कहते हैं? जो गिनती में ना आए। जैसे अपन गिनना शुरू करेंगे तो कितना निकलेगा? अनंत, है ना। तो इकाइयां अनंत है, जो या तो गिनने में नहीं आता है, जिसके गिनने की आवश्यकता नहीं पड़ती। हमें लगता है कि मोर देन इनफ है। बढ़िया। अब स्पेस को यदि देखते हैं तो बहुत ज्यादा है स्पेस, है ना। उसकी तुलना में यदि इकाइयों को देखेंगे तो बहुत कम है। ऐसा लोग बोलते हैं कि यदि इस धरती को स्पेस निकाल दें इसके बीच में से तो एक फुटबॉल की तरह हो जाएगा। हालांकि उस फुटबॉल में भी फिर स्पेस रहेगा, है ना। नेक्स्ट। तो अपन यूट्यूब पे देख सकते हैं वास्टनेस ऑफ स्पेस। आगे। हाँ, अब यदि प्रकृति की चर्चा करेंगे तो जो मैं बात कर रहा था, लगभग 118 तरह के, माने मैटर को लोगों ने बहुत सारे उसको अरेंज करने की कोशिश की कि प्रकृति बनी कैसे है ना। जो पहले परंपराओं ने कहा, तो पहले परंपराओं ने कहा कि 5 तत्व से बनी है। क्या क्या? आकाश, वायु, अग्नि, धरती और जल। ठीक है, इन 5 महाभूत की परंपरा ने बात की। इसमें फिर ये समझ में आया कि जो अग्नि है, जो वायु है, जो जल है, जब विज्ञान और आगे बढ़ा तो ये समझ में आया ये सब कैसे बने हुए हैं? मैटर से ही बने हुए हैं, या मैटर का प्रभाव है। क्या समझ में आया? वायु, अग्नि, जैसे वायु में क्या क्या है? अभी अपनी धरती पर वायु में क्या क्या है? वायु किस किस से मिलकर बनी है? मेनली क्या है? नाइट्रोजन। कितना परसेंट? 78 के आसपास, 78, 79। ऑक्सीजन लगभग 21%। और जो 1% जैसा कुछ बचा है उसमें क्या क्या है? CO2 है, हाइड्रोजन है ना, मीथेन है, बहुत सारी और भी एलिमेंट्स हैं, है ना। अब पानी को देखोगे तो किससे मिलके बना है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो पता लगा जिस चीजों से पानी मिलके बना उसी से वायु मिलके बना है, उसमें वो एलिमेंट है ही है। तो जो परंपरा ने मोटे रूप में पकड़ा था, है ना, वायु, अग्नि। अग्नि क्या चीज है? इसी को अपन जला देते हैं, मीथेन को, है ना। तो वो अग्नि के रूप में है। लकड़ी को जला देते हैं, लकड़ी किस चीज से बना है? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। तो और जब मानव ने अध्ययन किया तो ये पता लगा स्थूल रूप में 2 ही तरह की वास्तविकताएं हैं। एक वास्तविक जो पूरा मैटर बना हुआ है, फाइनली किससे मिलकर बना हुआ है? एटम से मिलकर बना हुआ है ना। नेक्स्ट। अब इसको पीरियोडिक टेबल क्या चीज है, क्योंकि ये एटम्स की कैरेक्टरिस्टिक्स भी लोगों ने समझने की कोशिश की थी। 118 प्रकार की है, तो इनमें कुछ सिमिलरिटीज हैं और एक लेवल के बाद वो रिपीट होती रहती है सिमिलरिटी। तो पहले लोगों ने ट्राइड्स के रूप में पहचाना, यदि जो विज्ञान पढ़े हैं कि 3 के वो होंगे कि 3 के बाद रिपीट करेगा। फिर फाइनली मैंडलीफ ने 8 पीरियड्स बनाए, है ना। अभी जो मॉडर्न टेबल है उसमें 18 हैं। बढ़िया। अब ये फाइनली एटम किससे मिलके बना है, यदि इसको देखने जाते हैं तो ये, हाँ जी, बढ़िया। कोई सवाल है? यहां तक कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं। माइक दो। क्या हुआ? नहीं चल रहा? हेलो चल गया। सर, जैसे फायर है, ओके, वो फायर किस वजह से जलता है? एयर की वजह से, ओके। अगर उसको एक बॉक्स ले ले, ठीक है, अब फायर उसके अंदर में जला दे, ठीक है, और उसके अंदर में एयर ना पहुंचे, ठीक है, तो एयर नहीं पहुंच रहे तो नहीं जल रहे। तो इसका क्या कारण? मतलब एयर ही ना पहुंचे तो नहीं जल रहे। क्योंकि अब उसके साथ क्या लेना देना क्या है ऑक्सीजन का फायर से? बढ़िया। तो उसको जब तुम पढ़ोगे तो फायर क्या है? ये केमिकल रिएक्शन है। क्या चीज है?
केमिकल रिएक्शन। तो कोई भी, जैसे मीथेन, घर में गैस है ना, गैस आती है, तो मीथेन कैसे जलती है? तो मीथेन को जब ऑक्सीजन से जल आती है तो ही उसमें एक रिएक्शन होती है और उसमें CO2 और H2O वेपर बन जाती है और अपने को बहुत सारी ऊष्मा देके जाती है। तो केमिकल रिजल्ट है। क्या चीज है? केमिकल रिजल्ट। जैसे अपन कुछ शक्कर खाते हैं तो क्यों मीठी लगती है, नमक खाते हैं तो खट्टा क्यों लग रहा है, नमकीन क्यों लग रहा है? तो कुछ केमिकल रिएक्शन होती है ना। तो वो ऐसे ही जो आग लगना है वो एक केमिकल रिएक्शन है ना। उसको फायर ट्राइड बोलते हैं। क्या चीज बोलते हैं? फायर के 3 ट्राइड होता है। एक होता है फ्यूल, तो आग को रोकना है तो फ्यूल ही हटा दो, एक तरीका है फ्यूल हटा दो तो आग रुक जाएगी। जैसे घरों में आग लग जाती है तो लकड़ी रखी है, कपड़े रखे हैं, है ना, उनको हटा दो आप। तो एक तरीका है फ्यूल हटाओ, दूसरा तरीका है ऑक्सीजन हटाओ, है ना। सर वाटर में भी ऑक्सीजन पाया जाता है? हाँ, वाटर में पाया जाता है। ओके, तो अपने उसके अंदर में जब फायर जलाते हैं तो बुझ जाता है। इसीलिए जब पेट्रोल में आग लगती है तो पानी नहीं डालते हैं, क्योंकि पानी को वो तोड़ करके उसमें से ऑक्सीजन लेकर के और फैल जाएगी, इसलिए उसकी वो करते हैं, है ना, दूसरी चीजों को डालना पड़ता है। तो मिट, है ना, सैंड डालो या CO2 के रूप में फोम डालो, तो वो पढ़ोगे तो आपको पता लग जाएगा, है ना। बढ़िया। तो कुल मिला के केमिकल रिएक्शन है जिसमें ऑक्सीजन चाहिए होती है, जिसकी वजह से वो रिएक्ट करता है और हम उसको फायर के रूप में पहचानते हैं। तो अब क्वेश्चन है कि भाई ये परमाणु किस चीज से मिलकर बना है? तो यदि ये पता लगता है कि परमाणु भी एक से अधिक अंशों से मिलकर के बना हुआ रहता है। जैसे यदि हाइड्रोजन हीलियम को पहली टेबल में देखेंगे तो ये 2 अंशों से मिलकर सबसे छोटे से छोटा जो व्यवस्था है, तो सबसे छोटी व्यवस्था क्या है? 2 अंशों की है ना। कम से कम 2 अंश मिलकर के एक व्यवस्था। क्यों कह रहे हैं व्यवस्था? कब कहते हैं? जब वो निश्चित आचरण देता है। तो हाइड्रोजन का आचरण, चाहे वो चांद पर मिले, चाहे वो सन पर मिले, चाहे वो धरती पर मिले, जहां भी पाया जाएगा हाइड्रोजन, और भारत में होगा या पाकिस्तान में होगा या जापान में होगा, हाइड्रोजन है तो वो एक निश्चित आचरण को देगा। बढ़िया। हाँ, ये भी छोड़ सकते हैं। बहुत बढ़िया। नाम क्या है? नाम देना आदमी का काम है। हम कोई चीज को देखते हैं, जैसे ये लोग बताएंगे टीचर्स, है ना, मदर्स खास तौर से, जब छोटा बच्चा बोलना शुरू करता है तो हाँ वही, तो जब वो देखना शुरू करता है तो अलग अलग नाम देता है चीजों को। जैसे मेरा बेटा जब बोलना शुरू किया तो वो बोलता था मम्मम और डैब डैब। अब वो मम्मी, जो लोग साथ में रहते हैं वो समझ लेते हैं क्या मांग रहा है। मम्मम माने क्या चाहिए उसको? पानी। और डैब डैब, डैब डैब का क्या मतलब है ये आप नहीं पता, क्योंकि ये बहुत स्पेसिफिक है हर एक का। तो वो चावल के लिए डैब डैब शब्द यूज करता था। तो ऐसे ही आप लोगों ने देखा बच्चे नए नए शब्द यूज करते हैं। तो मानव में एक ब्यूटी है, वो किसी चीज को देखता है और दूसरी चीज को देखता है और ये पाता है कि ये वस्तु इस वस्तु से भिन्न है, तो वो एक नया नाम देता है उसको। फिर हम बताते हैं क्यों, हम क्यों बोलते हैं चावल ही बोलो, डैब डैब ही बोलता रहता तो क्या दिक्कत थी? कम्युनिकेट नहीं कर पाएगा 2 व्यक्तियों के बीच में। वो तो जैसे मैंने अभी आपको बोला डैब डैब चाहिए, आप बोलोगे अरे क्या मांग रहे हो भाई। तो हमने फिर स्टैंडर्डाइजेशन किया। तो नामकरण ऐसे ही आप देखोगे पीरियडिक टेबल में, तो बहुत सारे नाम तो इसलिए दिए गए जिस वैज्ञानिक ने खोजा उसकी वजह से नाम दे दिया। जैसे फोर्स की यूनिट क्या है? बल लगाते उसकी यूनिट क्या है? क्या है? न्यूटन। क्यों नाम दिया हमने न्यूटन? क्योंकि न्यूटन ने अवधारणा दी। फेराडे, जो इलेक्ट्रिसिटी जो फ्लो करती है उसका नाम फेराडे क्यों कह रहे हैं? उसकी यूनिट फेराडे ने बताया। तो ऐसे इसमें प्लूटोनियम है ना, ये सब प्लूटो नाम के वैज्ञानिक ने बताया। इस तरह से नाम दी, रदरफोर्ड, है ना। तो इस तरह से बहुत सारे नाम जो वैज्ञानिक खोज करता है उसकी स्मृति में, है ना, उनके सम्मान में हम उनको नाम दे देते हैं। तो बहुत सारे नाम तो आपको जिसने खोज की उसके नाम से मिलते जुलते नाम मिल जाएंगे। हाँ जी, हाँ, उससे भी रिलेट करते हैं। मतलब कहने का मतलब है कि नाम देना अपनी चॉइस है। जैसे एक ही चीज के कितने नाम हैं? आप पानी बोलते हो, अमेरिका में उसको क्या बोलते हैं? वाटर। जापानीज में अपने को पता ही नहीं, कुछ और बोलते हैं। तो ऐसे एक ही वस्तु के अनेक नाम होते हैं, एक ही वस्तु के अनेक नाम होते हैं, और एक ही वस्तु के कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से भी अनेक नाम होते हैं।
एक ही वस्तु के कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से भी अनेक नाम होते हैं। जैसे आप कोई भाई बुलाता है, कोई मित्र बुलाता है, कोई बेटा बुलाता है ना, तो व्यक्ति एक ही रहता है, क्यों अलग अलग हो गए? कॉन्टेक्स्ट, है ना। तो एक ही इकाई के कई नाम हो जाते हैं कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से। जैसे इसी में अपन ने कहा, इसी को अपन कह रहे हैं शून्य। जब सीमा नहीं दिखाई दे रही तो इसको कह रहे हैं असीमित। जब ये हर जगह दिखाई दे रहा है तो इसको कह रहे हैं व्यापक। जब इसकी वजह से क्रिया हो रही है तो उसको कह रहे हैं निरपेक्ष ऊर्जा। जब इसका कोई आकार पकड़ में नहीं आ रहा तो उसको कह रहे हैं निराकार, है ना। तो इसी तरह से जब इसमें कोई जोड़ा घटाया नहीं जा सकता तो इसको कह रहे हैं पूर्ण। जब इसके आर पार देख सकते हैं तो इसको कह रहे हैं पारदर्शी। वस्तु एक ही है ना, वस्तु एक ही है, उसी के अलग अलग कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से हम अलग अलग नामकरण देते हैं। बढ़िया। अब देखो कितना स्पेस है। यदि एक परमाणु में दो अंशों के बीच में यदि डिस्टेंस को देखेंगे, है ना, तो यदि उसकी कल्पना करनी है तो एक आदमी जितनी दूरी में खड़ा है 25 सेंटीमीटर में, तो दूसरा अंश मिलेगा 10 किलोमीटर दूर। कितनी दूर मिलेगा? कितनी दूर मिलेगा? यदि मानव को यदि हम 25 सेंटीमीटर, हालांकि वो तो बहुत छोटा है क्योंकि एक परमाणु की सीमा तो कितनी है? 120 पिकोमीटर। अच्छा, फर्मी पिको ये नाम कहां से आया? फर्मी वैज्ञानिक ने पहचाना, इसलिए उसका नाम है फर्मी, है ना। फर्मी मीटर, पिकोमीटर, ये सब वैज्ञानिकों के नाम के आधार पर नामकरण है। तो कहने का मतलब यह है कि बहुत सारी खाली जगह है इवन एटम्स में, है ना। मानव की स्किन में खाली जगह कैसे पता चलता है? यहां पर बहुत सारा खाली जगह, कैसे पता चलेगा? नहीं, बिना माइक्रोस्कोप के देखे बताओ। नो डे टू डे के एक्सपीरियंस से। हाँ, पसीना कैसे निकल रहा है? यदि जगह नहीं होती तो पसीना कैसे बाहर आएगा? और डॉक्टर इंजेक्शन लगाता है तो आराम से चला जाता है कि नहीं? बहुत सारी खाली जगह रहती है ना। तो इतना खाली जगह है पूरा। बढ़िया, नेक्स्ट। और कितनी जबरदस्त व्यवस्था है। ये धरती सूरज के चक्कर लगा रही है कि नहीं चारों तरफ? किस स्पीड से लगा रही? किसी को पता है किस स्पीड से लगा रही? ये तो हाइड्रोजन का बता रहा हूं वहां से पढ़ के। धरती का पूछ रहा हूं, धरती कितनी स्पीड से चक्कर लगा रही सूरज के? हैं? किसी कोई गैस? कितना? अच्छा, कार साइकिल की मैक्सिमम स्पीड क्या है? क्या 40 से 45 क्या किलोमीटर पर? बिना यूनिट के कोई मतलब नहीं है। विज्ञान में पढ़ाते ना, बिना यूनिट के कोई मतलब नहीं है ना। कार की स्पीड कितनी है मैक्सिमम? 200-300 किलोमीटर पर आवर। हवाई जहाज की स्पीड क्या है ना, 800 से 1200-1600 तक जाता है। तो धरती की क्या स्पीड है? धरती जो सूरज के चक्कर लगा रही, कोई गैस? 15,000? हाँ, बड़ी और ज्यादा है, 1,08,000 किलोमीटर पर आवर। अभी हम लोग बात करते करते 1 घंटे में कितना डिस्टेंस चल चुके हैं? 1,00,000 किलोमीटर ट्रेवल कर चुके हैं। और जब पहली बार जो एरोप्लेन में जाता है उसको क्या लगता है, कौन सी सीट मिल जाए? विंडो वाली सीट चाहिए। इस पूरे ग्रह में सबको विंडो सीट मिली है। आप वहां खड़े हो जाओ, आराम से आकाश दिखाई देता है। और हवाई जहाज में तो उड़ते हैं और लैंड करते हैं तो क्या लगता है? जर्क लगता है, इसलिए बोलते हैं सीट बेल्ट लगा लो। इसमें कोई जर्क लगा? अभी 1,08,000 चल दी है। कितनी शानदार व्यवस्था है। और 360 व्यू देता है, पूरा घूमता रहता है 360। ऐसा नहीं एक ही जगह का व्यू मिल रहा है। तो इतना जबरदस्त व्यवस्था है पूरी प्रकृति में, पूरे अस्तित्व में, है ना। और यदि जो मैंने हाइड्रोजन का बताया उसमें यदि यार देखोगे ना तो और तेजी से घूम रहा है। जो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है वो कितनी स्पीड से घूम रहा है? 7.5 लाख किलोमीटर पर आवर से। नेक्स्ट। ये तो बहुत सिंपल रिप्रेजेंटेशन है। ऐसा एक तो 2D नहीं है, मूवमेंट कैसा है? 3D है, और सर्कुलर नहीं है, ये ओवल बदलता रहता है। जैसे धरती का भी जो है ओवल है ना। बढ़िया, नेक्स्ट। ऐसे यदि पीरियोडिक टेबल में देखेंगे, ये मैं यहां पर ये बताने की कोशिश कर रहा हूं, जो
मेंडलीफ ने एक कामना की थी जिसको बोलते हैं जीरो टेबल। कोई है इसमें केमिस्ट्री का टीचर, साइंस? अच्छा, बढ़िया। तो मेंडलीफ ने ये सोचा था, इसलिए उसने कहा था इनर्ट गैसेस, है ना। और मेंडलीफ के जीते जी मेंडलीफ ने ना पीरियोडिक टेबल में बहुत सारी खाली जगह छोड़ दी थी। उसको लग रहा था यहां पर होना तो चाहिए आइटम, है ना, लेकिन मुझे नहीं मिला। और वो फिर बाद में पाया गया। देखिए क्या ताकत है अनुमान की, है ना, कि आप जब कोई एक ट्रेंड को पकड़ते हो तो आपको दिख जाता है यार ये चीज यहां होनी चाहिए। तो मेंडलीफ ने ये देखा कि जितनी भी ये जो मटेरियल है, ये जो भी इंटरेक्ट कर रहा है पूर्णता को पाना चाहता है। क्या पाना चाहता है? कंप्लीटनेस। इसीलिए NaCl के साथ रिएक्ट कर रहा है, तो दोनों की बाहरी ऑर्बिट इनर्ट जैसी हो जाती है ना। इसलिए उसने जो जीरो टेबल बनाई पीरियडिक में, उसके जीते जी कोई इनर्ट गैसेस नहीं पाएंगे। और मेंडलीफ को यह अनुमान लगा कि यदि ये सही में इनर्ट है, यदि ये कंप्लीट है ये स्ट्रक्चर, तो मानव जाति इसको खोज ही नहीं पाएगा। क्यों नहीं खोज पाएगा? क्योंकि हम तो जब किसी चीज को पहचानते हैं जब वो रिएक्ट करे। भाई जैसे आप यदि यहां पर हो और आप कुछ भी नहीं करो, आपकी आकृति भी दिखाई ना दे और आप बातचीत भी नहीं करो, कुछ भी यदि आप नहीं करोगे, तो आप हो या नहीं हो इसका पता मैं नहीं लगा सकता। तो ऐसे ही उसकी एक कामना थी कि जो इनर्ट गैसेज हैं, उसकी कल्पना में यह आया कि इसको मानव जाति नहीं पता लगा पाए, लेकिन होनी तो चाहिए। क्यों? क्योंकि NaCl बन रहा है, उस स्ट्रक्चर को ले रहा है, तो ऐसा स्ट्रक्चर भी होना चाहिए। इसलिए उसने वो पीरियड टेबल में छोड़ दिया उसको। उसके जाने के बाद लोगों को सबसे पहले शायद आर्गन का पता चला। कैसे पता चला? जब वजन लिया गैसेज का, तो उसमें जितनी गैसेज जो हमें पहचान में आ रही थी उससे अधिक वजन निकला। तो यार लोगों ने कहा कुछ तो होना चाहिए इसमें, है ना, बाकी का तो हमने जो रिएक्ट कर रही वो तो पहचान ली, है ना। तो फिर पता चला ये आर्गन है। अब बाद में ये पता चला कि जिसको मेंडलीफ मान रहा था इनर्ट, वो एक्चुअली इनर्ट नहीं है। वो एक्चुअली इनर्ट नहीं है। ये किन्हीं विशेष परिस्थितियों में रिएक्ट करती है, नॉर्मल परिस्थितियों में रिएक्ट नहीं करती। इसलिए हम अब आर्गन से वेल्डिंग भी करते हैं, है ना, नियॉन के बल्ब भी बनाते हैं। ये सब जीरो पीरियड में पाए जाने वाले एलिमेंट हैं। बढ़िया। तो यहां पर जो लास्ट में दिखा रहा हूं लिथियम, उसका है नियॉन, जो कि 2-8 स्ट्रक्चर है। और मेंडलीफ को ऐसा लगा था कि ये अपने में कंप्लीट स्ट्रक्चर है, और ये है भी नॉर्मल परिस्थितियों में, मतलब इस धरती के वातावरण में नॉर्मली रिएक्ट नहीं करता है, लेकिन विशेष परिस्थितियों में रिएक्ट करता है। बढ़िया। तो सारी की सारी जितने भी केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं, ये पूर्णता में पहुंचने, मतलब अपने में कंप्लीट हो जाए, जिससे स्टेबल हो जाए। तो मैं कह रहा था कोई दिशा है, क्योंकि पूर्ण में डूबे भीगे गिरे हैं, इसलिए किस चीज की दिशा है? पूर्णता की, कंप्लीटनेस को पाना चाहते हैं। क्योंकि व्यापक ईश्वर जिसको अपन कह रहे हैं, ये जो स्पेस है ये अपने में पूर्ण है, इसलिए एक दिशा है। आगे इसकी इसलिए चर्चा कर रहे हैं क्योंकि यहां से नेक्स्ट आने वाला है। ये तो आगे देखिए, सोडियम एक्चुअली स्ट्रक्चर देखेंगे तो सोडियम का ऐसा है, दिखता है ऐसा है जो नीचे दिख रहा है। नेक्स्ट आगे, ये तो निकल सकते हैं। हाँ, अभी देखो गोल्ड, है ना, अपन पहनते हैं तो कैसा दिखता है, और एक्चुअली यदि देखेंगे तो उसका एटम कैसा है? इतने सारे कणों से मिलकर बना है गोल्ड, है ना। तो हम चूंकि केवल उसकी चमक देखते हैं, रूट में देखेंगे तो सारे के सारे कुछ इन्हीं एलिमेंट, इन्हीं कणों से मिलकर बन रहे हैं, जिसको अपन माने नॉर्मल उसमें प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन कह रहे हैं। अभी तो जो खोज कर रहे हैं वैज्ञानिक, ये पता लग रहा है कि ये भी कई और, है ना, चीजों से, क्वार्ट्ज और बहुत सारी चीजें। बढ़िया। कुल मिला के दिखाने का मतलब यह कि ये है वास्तविक सच्चाई। यदि तात्विक रूप में देखेंगे तो ऐसा दिखाई देता है जी। जो कोई पूछ रहा था कि जीवन गठन पूर्ण परमाणु कैसे कह रहे हैं, तो एक्चुअली इसी पूर्णता के होते होते एक एटॉमिक स्ट्रक्चर ऐसा हो जाता है जो सही अर्थ में पूर्ण है। कैसा है? सही अर्थ में कंप्लीट हो गया है, क्योंकि दिशा पूर्णता की है। ये जो एटॉमिक स्ट्रक्चर कंप्लीट हो जाता है, ये सही अर्थों में अब किसी भी फिजिकल केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट, तो इसको फिजिकल केमिकल तरीके से नहीं पहचाना जा सकता। इसको कैसे नहीं पहचाना जा सकता? फिजिकल केमिकल रिएक्शन से नहीं पहचानने में आता है। इसीलिए लोग कह रहे हैं कि इसको ना तो जला सकते हो, है ना, जो वर्णन है ना गीता में,
जिसको जला नहीं सकती, हवा इसको उड़ा नहीं सकती, पानी इसको भिगा, क्योंकि भीगना क्या है, एक केमिकल रिएक्शन है, फिजिकल केमिकल रिएक्शन है। तो ये इस पे कोई इस तरह के प्रभाव नहीं पड़ते हैं, है ना। लेकिन है एक परमाणु तो एक कंप्लीट, लेकिन अब मजेदार चीज है, कोई चीज है तो वो अपने को व्यक्त करती है। हर इकाई, जिसको बात कर रहे थे, हर इकाई प्रकाशमान है, तो कोई वस्तु है तो वो प्रकाशित है ना, वो अपने को व्यक्त करती है। तो फिर जीवन भौतिक रासायनिक क्रियाओं से व्यक्त नहीं हो रहा है, फिर कैसे व्यक्त कर रहा है अपने को, आशा विचार इच्छाओं के रूप में व्यक्त कर रहा है। इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि जैसे हाइड्रोजन कहीं भी पाया जाएगा तो उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होंगी, सेम होंगी। इसलिए कहा जा रहा है कि हम और आप एक जैसे हैं, क्योंकि तात्विक रूप में हमारे और आप में जीवन में कोई अंतर नहीं है। इस आधार पे कह रहे हैं कि यदि महावीर को समझ चुके हैं, बुद्ध को कुछ समझ में आया, तो मैं भी यदि समझना चाहूं तो समझ, क्योंकि पोटेंशियल हम सब में समान है। अभी हमने क्या किया, शरीर के आधार पर पद रूप बल, है ना, स्त्री पुरुष, इसके आधार पे हमने विविधताओं को मान लिया। तो जीवन ज्ञान आने से ये पता लगता है, इसलिए फिर ये पता लगता है कि हम सब समान हैं, एक जैसे हैं और एक ही जैसे पोटेंशियल के साथ हैं। इतना ही अंतर है कि किन्हीं पोटेंशियल का हमने यूज नहीं किया है, यही जागृति है ना। इसको यदि हम पकड़ पाएंगे उन पोटेंशियल्स को, तो यूज करेंगे, तो हम इसीलिए कह रहे हैं सही में फिर एक हो जाते हैं। गलतियों में हम अनेक हैं और सही में एक है। इसी आधार पर वैचारिक समानता, लक्ष्य की समानता आने के आधार पर हो पाती है, नहीं तो समानता होगी ही नहीं। क्योंकि अनेक गलत उत्तर कितने होते हैं, 2+2 के रॉन्ग आंसर कितने हैं, अनंत। लेकिन सही आंसर में क्या होगा, एक। तो चूंकि सही में, तो सिद्धांत क्या है, मानो सही में एक है और गलती में अनेक है। तो जो हमें अनेकता दिखती है, ये इसलिए मैं कह रहा था कि ये जो हमें वेरिएशंस दिखाई देते हैं, है ना, ये जो जिसको कह रहे हैं कि हम लोग जनरेशन गैप नहीं है, एक आय का गैप है, ना समझी का गैप है। क्योंकि जब तक दो व्यक्ति अलग अलग समझते रहेंगे तब तक ही विविधता है। जैसे धरती को लेकर के बहुत सारी विविधता थी, है ना, कोई बोलता था ऐसी है, कोई कह रहा था उंगली पे लेके खड़े हैं। जब समझ गए तो अब सब क्या बोल रहे हैं, एक जैसा है। तो सही समझ में आने पर उसमें, क्योंकि हम सच्चाई को एक जैसा देख पाते हैं, क्योंकि देखने की ताकत दर्शन क्रिया हम सब में बनी हुई है, वो जीवन में क्रिया है और जीवन में समानता है, इसलिए इसको कह रहे हैं। और मजेदार चीज है, चूंकि ये स्ट्रक्चर कंप्लीट हो गया, क्या हो गया, ये स्ट्रक्चर कैसा हो गया, कंप्लीट हो गया। तो जब तक हाइड्रोजन हाइड्रोजन रहता है, वो कौन सी कैरेक्टरिस्टिक देता रहता है, हाइड्रोजन की। जब तक लोहा लोहा रहेगा तो कौन सी कैरेक्टरिस्टिक देगा, लोहे की। तो उसमें चूंकि परिवर्तन संभव है, ये संभव है कि हाइड्रोजन को हम हीलियम में बदल दें, तो फिर वो हीलियम के कैरेक्टरिस्टिक देगा। तो वहां चूंकि रासायनिक भौतिक परिवर्तन संभव है, इसमें चूंकि भौतिक रासायनिक परिवर्तन संभव नहीं है, इसलिए ये सदा सदा एक जैसे कैरेक्टरिस्टिक देता रहता है ना। इसीलिए कह रहे हैं ये अक्षय बल है। कैसा बल है, अक्षय का मतलब जिसका क्षय नहीं होता है ना, ये अक्षय शक्ति है। क्षय का मतलब जो बदल जाए, चेंज हो जाता है जिसमें, है ना, ये अक्षय बल है। क्षय का क्या मतलब होता है, जो बदल सकता है ना, नष्ट नहीं होता, क्या होता है, बदल जाता है। तो इसलिए इसमें हम कितना ही आशा विचार इच्छाओं को यूज करें, ये बनी ही रहती है लगातार, बढ़िया। इसीलिए इसको कह रहे हैं परिणाम का अमरत्व, है ना, ये अमर हो गया। अमर कैसे, तो ये तो अविनाशी है, कोई भी चीज का नाश नहीं होता है। यहाँ रूप परिवर्तन है, वहां रूप परिवर्तन खत्म हो गया, अब रूप नहीं बदलेगा, माने इसका स्ट्रक्चर नहीं बदलेगा। इसलिए इसको कह रहे हैं गठन पूर्णता, पहली पूर्णता आई एग्जिस्टेंस में। क्या हुआ, ये जो जितनी भौतिक रासायनिक क्रिया हो रही थी उसमें पहली पूर्णता के रूप में है गठन पूर्णता। बढ़िया, आगे इसको मुझे लगता है और डिटेल में अब जाने की जरूरत नहीं है, आगे बढ़ जाते हैं। तो जो कोई विज्ञान के मतलब कभी लगेगा तो करेंगे बात, कैसे परमाणु भारहीन कैसे है, इंटरेक्ट क्यों नहीं करता है, उसकी जो बाइंडिंग एनर्जी है वो डिटेलिंग है ना। बढ़िया, आगे बढ़ जाते हैं। हाँ, अभी देखो क्या होता है, फिजन और फ्यूजन द्वारा ही एटॉमिक स्ट्रक्चर बदलते हैं। कभी भी एटॉमिक स्ट्रक्चर कैसे बदलते हैं, केवल फिजन और फ्यूजन। जैसे पानी यदि बर्फ बनता है तो एटॉमिक लेवल पे कुछ नहीं बदलता है,
मीथेन में आग लग जाती है तो एटॉमिक लेवल पे नहीं बदलता, ये कौन से चेंजेस है? मॉलिक्यूलर। कौन से चेंजेस है? मॉलिक्यूलर। CO2 बन रहा है, CC है, कार्बन कार्बन ही बना हुआ है। केवल फिजन और फ्यूजन में, जैसे सन पर हाइड्रोजन और हीलियम क्या हो रहा है, वहां पे फ्यूजन हो रहा है ना। या धरती पर देखेंगे तो बहुत छोटा पदार्थ है जो फिशन करता है, जिसको यूरेनियम कह रहे हैं, रेडियम है ना, रेडोन कह रहे हैं, बढ़िया, उसी को परमाणु, हाँ ये फिशन है। यूरेनियम टूट जाता है ना, बेरियम में और क्रिप्टॉन में, फाइनली ये सब लेड में टूटते हैं। बढ़िया, इसकी इतनी जरूरत नहीं है मुझे लगता है। तो मेन बात ये अपन बात कर रहे हैं कि ये इसी पूरे प्रक्रिया में चूंकि पूर्ण में गर्भित होने की वजह से इकाई पूर्णता को पा जाती है, और उस पूर्ण वाले उसको कह रहे हैं जीवन। आगे अब जैसे वाटर मॉलिक्यूल, इन्हीं से सब फिर मॉलिक्यूल मिलके बने हैं ना, कार्बन और हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिलकर के इसका जो स्ट्रक्चर है। नेक्स्ट, फिर एक ग्लूकोज। नेक्स्ट, प्लांट सेल है ना, प्लांट सेल के भी रूट में देखेंगे तो परमाणु से मिलकर के ही बना हुआ है सारा। आगे देखने में ऐसा दिखता है, उसके पीछे जाएंगे तो दिखेगा कि वो बना कैसे है, क्योंकि सारे सब कार्बोहाइड्रेट्स हैं। इस तरह का स्ट्रक्चर्स हैं। स्किन भी ऐसी दिख रही है, ऑर्गन भी इसी से मिलके बना हुआ है। नेक्स्ट, ह्यूमन सेल। आगे एनिमल और ह्यूमन सेल में जो डिफरेंसेस हैं। बढ़िया। परमाणु को व्यवस्था क्यों कह रहे हैं ना, चूंकि परमाणु का आचरण निश्चित है। जैसे मैंने कहा हाइड्रोजन कहीं भी मिलेगा तो सेम, लिथियम, ऑक्सीजन, इसके सारे एक निश्चित आचरण के साथ है। इससे कम वाले में उनकी अनिश्चितता है ना। इसीलिए जब भी परमाणु को तोड़ते हैं तो अंश कुछ समय के लिए रहता है, वो कहीं ना कहीं तुरंत मिल जाता है ना, और परमाणु बनाता है। बढ़िया। नेक्स्ट, नहीं उसमें जाओ, पिछली वाले में। हाँ, चूंकि परमाणुओं का आचरण निश्चित है इसलिए अणुओं का भी निश्चित है, क्योंकि अणु किससे मिलकर बन रहे हैं? परमाणुओं से, है ना। तो बेसिक यूनिट का आचरण निश्चित है, इसलिए फिर आगे सारे आचरण निश्चित हो जाते हैं। रचनाएं जितनी बन रही उनका आचरण भी निश्चित है। बढ़िया। अब रचनाएं विकास नहीं है, जीवन के बनने को कह रहे हैं विकास, जो मैं विकास क्रम विकास की बात कर रहे हैं। क्यों रचनाएं विकास नहीं है? क्योंकि रचना फिर से विरचित हो जाती है। जैसे पेड़ बनता है फिर से क्या हो जाता है, मतलब नष्ट नहीं होता है, पुराने उसमें बदल जाता है फिर से मिट्टी पत्थर में। तो रचनाएं विकास जैसी दिखते हुए विकास क्रम में है, विकास नहीं है। क्योंकि विकास का अर्थ ही होता है जो पुनः ह्रास में नहीं जाता। क्या मतलब होता है विकास का? पुनः ह्रास में चला तो विकास ही क्या होगा। इसीलिए ये जो हमने स्ट्रक्चर बनाए इसको विकास नहीं कह रहे हैं। अभी मेन बात कहां से अपन कह रहे हैं, ये विकास नहीं हुआ, क्योंकि ये फिर से क्या हो जाएगा, फिर से मिट्टी में बदल जाता है। तो लगता है विकास जैसा, इसलिए अभी हम जब तक मानव में विकास को नहीं पहचानेंगे तो ये, इसलिए हमें इससे तृप्ति नहीं हो रही, क्योंकि ये फाइनली विकास नहीं है। ये रचनाएं बनाई हमने, प्रकृति में ऑलरेडी बहुत सारी रचनाएं हैं, उसी को देख करके हमने भी कुछ रचनाएं बनाई, लेकिन रचनाएं विकास जैसी लगती हुई विकास नहीं है। अर्थात जिसकी निरंतरता है, ऐसी स्थिति में वो जीवन परमाणु है जो गठन पूर्ण हो गया, उसमें वापसी नहीं होती है ना। इसीलिए उसको अमर तत्व कह रहे हैं। एक बार बन जाता है जीवन परमाणु तो फिर बना ही। इसीलिए एक बात हो रही थी कि शरीर, एक जो अपन यदि 15-20 पेज जिन लोगों ने पढ़े थे कि गठन पूर्ण जीवन परमाणु है ना, शरीर मानव बना रहा है, पति पत्नी मिलकर के शरीर रचना कर रहे हैं, लेकिन जीवन तो एग्जिस्टेंस में रहता ही है, और वो शरीर को स्वीकारता है और ब्रेन के माध्यम से अपने को व्यक्त कर रहा है। बढ़िया। हाँ जी, यही तो भ्रम है, तभी तो फंस गए, तभी तो परेशान घूम रहे हैं, क्योंकि हमने रचनाओं को जो नहीं, किसी को कह रहे हैं भ्रम क्या चीज है, जो जैसा नहीं है उसको मैंने वैसा मान लिया। इसी का नाम भ्रम है, इसी का नाम समस्या है। और सत्य क्या है, सच्चाई क्या है, जो जैसा है उसको वैसा मानना। तो हम, यही तो हमारा सबसे बड़ी एरर हो गई है। शरीर भी एक रचना है जो विरचित हो जाएगी, और हमने लग रहा शरीर को ही बनाए रखना है, तो ये भ्रम हो गया। हम कोई मरना नहीं चाहता। सारी रिसर्च अभी हो रही काहे के ऊपर,
आदमी को बुढ़ापा ना आए। हाँ, इस पे सब रिसर्च कर रहे हैं। रचनाएं जरूरी है क्योंकि रचना के माध्यम से ही व्यक्त हो रहा है मानव, इसलिए जरूरी है। विकास भी जरूरी है, तो उसमें कौन सा विकास होना है? अब मानव में विकास होना है। जो कौन सा गुणात्मक परिवर्तन, जो पशु चेतना से, जीव चेतना से, पशु और राक्षस मानव जो दीनता, हीनता, क्रूरता से काय में बदलना है? धीरता, वीरता, उदारता, दया, कृपा। तो ये जो मानव में जो परिवर्तन है, ये ऐसा परिवर्तन है, इससे फिर बैक गियर नहीं है, रिवर्स नहीं आता, इसलिए ये विकास है। तो विकास में यदि ठीक से समझ पाएंगे तो ह्यूमन जो हमारे में डेवलपमेंट होना है वो किस चीज में होना है? चेतना में। और हम किस में कर रहे हैं? रचनाओं में। तो रचनाएं विकास जैसी लगती है लेकिन विकास है नहीं, इसलिए हम परेशान हैं। फिर हमें लग रहा नहीं यार इसमें मजा नहीं है। अब अपन अगला वो बनाएंगे ना जो हॉल, पिलर लेस हॉल होना चाहिए। कैसा होना चाहिए कि बीच में पिलर आ जाता है। बना लिया भैया, वो भी बना लिया, अभी बड़े बड़े स्ट्रक्चर में पिलर ही नहीं है, उससे भी कोई तृप्ति नहीं, क्योंकि वो विकास है नहीं। तृप्ति कब होगी? जब मेरे में कुछ परिवर्तन हो जाएगा, मेरे स्वभाव का परिवर्तन ही, क्योंकि वो कैसा परिवर्तन है? स्थायी परिवर्तन, उसी को कह रहे हैं क्रिया पूर्णता। तो पहली पूर्णता हुई परमाणु में, जिसको कह रहे हैं गठन पूर्णता, है ना, जिसको कह रहे हैं जीवन। एक बार जीवन बन गया, अब इसमें बदलाव नहीं होता, ये हमेशा ऐसे ही बना रहता है। इसीलिए इसमें अक्षय बल और अक्षय शक्ति संपन्नता आ गई, है ना, ये सदा सदा बना रहता है। नेक्स्ट स्टेप इसमें जो होना है वो होना है जीवन में गुणात्मक परिवर्तन, जिसकी अपन चर्चा कर रहे हैं, जिसमें ये आचरण में, क्योंकि हर इकाई, हाइड्रोजन अपने आचरण के साथ है, नीम अपने आचरण के साथ है, गाय गाय के आचरण के साथ है, शेर शेर के आचरण के साथ है। मानव के आचरण को हम नहीं पहचान पाते। तो जो मानव के आचरण की पहचान करनी है और उस आचरण में अपने को पहुंचना है, कैसे पहुंचना है? चिंतन बल से, समझ से। एक बार इस आचरण में आ गए फिर रिवर्स नहीं होता है ना। इसीलिए इसको फिर विकास कह रहे हैं, या उसका नाम दिया जागृति, क्योंकि विकास अपन ने पदार्थ में होने वाले को दिया, तो जीवन में होने वाले को हमने क्या कहा? जागृति हो गई, है ना, जागृत हो गया। तो अब यहां पर देखेंगे इसके फिर दो वर्गीकरण किए, प्रकृति के दो वर्गीकरण किए। बढ़िया, पहुंच रहे आप तक? बात किसी ऐसे क्लियर हो रही कि नहीं सबको? मैं इसीलिए तो सबसे पूछ रहा हूं, हमारा तो हो गया। कुछ क्लियर हुआ नहीं हुआ? अगर हाथ खड़ा करके बताओ। नहीं हुआ? हुआ नहीं? मना कर रहे हैं कि हाँ कर रहे हैं? हुआ? अच्छा कितने लोगों को क्लियर हो पाया? बढ़िया। आप लोगों को स्पष्ट नहीं हो पाया? हुआ कि नहीं हुआ? नहीं हुआ तो पूछ लो इन बच्चों को। पहुंचा आप तक? पहुंचा? बढ़िया, गुड। हालांकि एक बार में नहीं पहुंचेगा, अपेक्षा भी नहीं है कि पूरा एक बार में पहुंच जाए, बट एक मोटा मोटा इस पकड़ में आ जाए कि जो हम लोग सोचते रहते हैं कि ये जीवन कहां से आ गया, मैं कहां से आ गया, है ना। तो क्या हो रहा है? प्रकृति में ही रूप परिवर्तन हो रहा है, वहां से ही गठनपूर्ण परमाणु जीवन के रूप में बन जा रहा है। और तो जो प्रकृति है, अब इसके दो स्वरूप हैं। एक तो प्रकृति ईश्वर में या व्यापक में या पूर्ण में डूबे भीगे होने की वजह से प्रकृति के दो स्वरूप दिखाई दे रहे हैं। एक स्वरूप को कह रहे हैं जड़ प्रकृति। क्या कह रहे हैं? जड़ प्रकृति। और दूसरे प्रकृति के स्वरूप को कह रहे हैं चैतन्य प्रकृति। कौन सी प्रकृति? जो कॉन्शस है ना, जो मूल्यांकन कर पाती है। इस चैतन्य प्रकृति में ही इसी का नाम है जीवन, या इसी को कह रहे हैं गठन पूर्ण परमाणु। और जड़ प्रकृति को कह रहे हैं गठनशील परमाणु। किससे मिलके बनी है ये? गठनशील परमाणु। मिली तो पूरी प्रकृति बनी तो हुई है परमाणुओं से ही, है ना। इसी को कह रहे हैं रूपात्मक जगत है या सीमाओं के साथ जगत है। ये गठन पूर्ण परमाणु जो बन गया, चैतन्य प्रकृति, इसी को कह रहे हैं पहली पूर्णता हो गई, पूर्ण में होने की वजह से। इसी को कह रहे हैं गठन पूर्णता। ठीक है। अब जड़ प्रकृति में दो चीजें हैं, एक तो है पदार्थ अवस्था
और दूसरी है प्राणावस्था। प्राणावस्था कैसी है? रचनाएं हैं ये, लगता है विकास जैसा लेकिन विकास नहीं है। प्राणावस्था में एक है पेड़ पौधे, दूसरा है पशु शरीर, और तीसरा है मानव शरीर। ये रचनाएं हैं, ये विकास नहीं है, शरीर विकास नहीं है, क्योंकि शरीर की क्या हो जाती है? शरीर की क्या हो जाती है? विरचना हो जाती है ना। मृत्यु क्या चीज है? नष्ट नहीं हो जाता शरीर। शरीर नष्ट हो जाता है कि विरचित हो जाता है? हाँ, बदल जाता है, नष्ट कुछ नहीं होता है ना। जैसे हमने जो पानी पिया या खाना खाया, वही खाना काय में बदल गया, है ना। बहुत सारा कुछ ब्लड में बदल जाएगा, कुछ कुछ बहुत सारी सेल्स में बदल जाएगा, कुछ हमारा वेस्ट बाहर निकल जाएगा। ये पूरा साइकिल चलता रहता है। वो खाद के रूप में हो जाएगा, वहां से फिर किसी ने बीज डाला, फिर गेहूं पैदा हो जाएगा, गेहूं हम खाएंगे, है ना। जैसे एक आदमी लगभग हमारा वजन लगभग 2-4 केजी बदलता होगा ना। पिछले 10-20 साल में कितने लोगों का वजन लगभग स्थिर है या 2-4 किलो बदल रहा है? ठीक है। जैसे मैं अपना वजन देखता हूं तो 65 से 68-9 बदलता है पिछले 15-20 साल में। 15-20 साल में खा कितना गया हूं मैं? 1000 किलो। यदि रोज में आधा किलो भी खा रहा हूं, है ना, तो एक साल में 365 दिन में कितना खा लिया मैंने? 150 किलो। लेकिन वजन में कोई अंतर नहीं आया। क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि जितना मैं खा रहा हूं बाकी का निकल भी जा रहा है, एक बैलेंस है। तो जो रचना की विरचना हो जा रही है, नष्ट नहीं हो रहा है। ठीक है, बढ़िया। तो क्या हो गया? पेड़ पौधे भी एक रचना है, पशु शरीर भी रचना, और मानव शरीर भी एक रचना है। पशु शरीर के साथ जब ये जीवन जुड़ता है, इसको फिर कह रहे हैं जीव अवस्था। क्या कह रहे हैं? और यही जीवन जब मानव शरीर के साथ जुड़ रहा है, तब इसको कह रहे हैं ज्ञान अवस्था। तो शरीर विरचित हो जाता है, जीवन बना रहता है ना। इसको बढ़िया, मतलब आप तक ये बात पहुंच गई। जीवन इसी को कह रहे हैं। देखो आगे वाला जो पहला परिवेश है, जिसको जब आस्वादन चयन जो कर रहा है, इसको कह रहे हैं मन। उसी का नेक्स्ट परिवेश है, उसको कह रहे हैं वृत्ति, चित्त, पति, डिटेलिंग है आत्मा, बुद्धि और आत्मा। अगला, हाँ जी, हाँ बिल्कुल बिल्कुल आई। हाँ अच्छा, अध्ययन क्यों, बढ़िया। सर आपने कहा कि हम स्पेस में घिरे डूबे और उससे घिरे हुए हैं। बिल्कुल। हम ये कहते हैं कि सूरज और धरती के बीच में स्पेस है, तो हम ये इसलिए कहते हैं क्योंकि उनके बीच में कोई मैटर नहीं, यानी कि कोई ना सॉलिड है, ना लिक्विड है, ना गैसियस है। शानदार। लेकिन हम ये कैसे कहते हैं कि हमारे आसपास भी मतलब स्पेस है? क्योंकि हमारे आसपास तो हवा भी है, हमें कैसे पता कि हमारे आसपास स्पेस है? बहुत शानदार, गुड। तो हवा तो है, तो हवा के बीच में क्या है? हवा में हवा और हाँ, उनमें स्पेस है कि नहीं है? है। जैसे अपन ने कहा शरीर तो ऐसे दिख रहा है कंटिन्यूअस हो, लेकिन पसीना निकल रहा है कि नहीं? इसमें जगह है कि नहीं बीच में? है। बढ़िया। और कल्पना करो, जैसे इसमें से पूरी हवा निकाल दो। क्या करो? इस हॉल में से क्या करो? हवा निकाल। तो क्या रहेगा? कुछ रह जाएगा कि नहीं? क्या रह जाएगा? स्पेस। सारा सामान निकाल दो इसमें से, पंखे वंखे ये सब भी निकाल दो। कल्पना में तो निकाल सकते हैं सब कुछ, तो क्या रह जाएगा? स्पेस। स्पेस रहता ही है, उसी में सब है। पकड़ में आया? थैंक यू सर। शाबाश। तो अब बात कर रहे हैं कि यार अध्ययन क्यों करना है ना। ये जो जीवन है ये अध्ययन कर रहा है ना। इसमें चर्चा हुई, इस पे काफी चर्चा हो गई, है ना। क्यों करना है? क्योंकि हमें न्याय समझ में नहीं आ रहा, समाधान समझ में नहीं आ रहा। सत्य समाधान ही कोई कह रहे हैं धर्म, है ना, व्यवस्था। पर ये आगे तो फिर सवाल ये बनता है, क्या न्याय स्पष्ट नहीं है? क्या न्याय नहीं कर पाते हैं? क्या अन्याय कर रहे हैं? जो जैसे जब कल चर्चा हो रही थी, तो जितने भी हमने मूल्य लिखे, हम यूज कर रहे हैं शब्दों को, स्नेह, विश्वास, ममता, है ना, कृतज्ञता, वात्सल्य, श्रद्धा, लेकिन हमें उसका अर्थ नहीं पता है, और वो वस्तु तो पता ही नहीं है ना। इससे ये पता लग रहा है कि हाँ, हमें न्याय का पता नहीं है, हमारे पास समस्या है, समाधान का पता नहीं है ना।
और हमारी ये चाहत है। तो आगे, और इसकी पीड़ा है ही, मतलब उसकी तो चर्चा कर चुके हैं अपन लोग। फिर प्रेजेंट स्टेटस क्या है, हमें सही गलत का पता नहीं है। बढ़िया, नेक्स्ट। बंधन और मोक्ष किसको कह रहे हैं फिर? ये जो भ्रम है, जिसको जो हमने जो नहीं है वैसा मान लेना, उसी को बंधन कह रहे हैं। भ्रम से मुक्ति ही मोक्ष है, माने जो जैसा है सच्चाई को समझ लेना ही मोक्ष है। मोक्ष का क्या मतलब है? सुखी हो गए। बंधन से ही परेशान है, हमने जो जो नहीं है वैसा मान लिया, फिर हम परेशान हो रहे हैं, क्योंकि वहां पर वो वस्तु नहीं है। जैसे हमने पैसे में सब कुछ मान लिया, सुविधाओं में सब कुछ मान लिया। एक समय था जब सुविधाएं नहीं थी, और अब अच्छी बात हो गई, बहुत सारे बच्चे पूरे वर्ल्ड ओवर बहुत कम उम्र में मिलेनियर बन जा रहे हैं। तो हमारे मम्मी पापा को 40-45 की उम्र में जाके उन्होंने घर का मकान बनाया, तो उनको 50 साल तक डिप्रेशन नहीं आता था। क्यों नहीं आता था? उनको लगा रहता था अभी कुछ करना है ना। अब हमारे बच्चों को क्या हो गया, गाड़ी और मकान पहले दिन से उपलब्ध है, पैदा होके हॉस्पिटल से हम कार में लेके आ रहे हैं उसको, है ना। इससे बड़ा कुछ होता नहीं है, केवल कार की साइज पर बदलती है। तो उन घरों में जहां पे अभी कार की साइज भी फाइनल साइज में नहीं पहुंची है, घर भी फाइनल साइज, और जो बच्चे हैं जिनके पास पहले से ही वो सब है, सबसे ज्यादा डिप्रेशन का शिकार वो हो रहे हैं। क्या करें? तो उनको लगता है ड्रग लेने से होगा, है ना। तो फिर क्या कर रहे हैं? धन का दुरुपयोग। अभी जितनी सारी पार्टी चल रही है ना, बहुत सारी, किस लिए चल रही है? नई नई वैरायटी को ट्राई करना है। तो कई बार तो मुझे लगता है गरीबी वरदान है एक्चुअली, एक लेवल की, ठीक ठाक हो, बट बहुत ज्यादा हो जाना और ज्ञान ना आना, समझ नहीं आना, सबसे अधिक हालत खराब है ना। क्योंकि समझ आई नहीं, पैसा, वो क्या बोलते हैं, बंदर के हाथ में क्या आ गया, ऐसी कहानी है, एक बंदर के हाथ में उस्तरा, हिंदी में एक कहानी है। तो क्या करेगा वो, है ना। तो सारा गड़बड़ हो रही है, क्योंकि हम समझ दे नहीं पाए और हमने साधन दे दिए, और साधन का सदुपयोग बता नहीं पा रहे, तो दुरुपयोग कर रहा है। अब अच्छी बात है, जिसके पास पैसे ही नहीं है वो कैसे करेगा, है ना। हालांकि वो फिर बुरी संगत में आके बहुत सारा, एक किसी ने सवाल पूछा था, है ना, कि चोरी लोग कर रहे हैं, बिना पढ़े लिखे लोग। पढ़े लिखे लोगों की चोरी हमें समझ में ही नहीं आ रही है। वो अभी सहारा वाला उठ गया, वो ऐसे ढंग से कर रहा है कि हमें पता ही नहीं चल रहा है ना। तो छोटे मोटे चोरी को, वो ब्रेड का टुकड़ा उठाता है, वो जेल हो जाती है उसको, और जो अरबों रुपए करता है वो जब जेल में ही नहीं जाता है, 2 साल के लिए मुश्किल से जाता है, उसके बाहर घूमता रहता है। तो भैया बिना समझे जो भी पावर्स आएंगी उनका दुरुपयोग ही होगा, ये नियम है ना। तो ज्ञान की, अब इसीलिए कह रहे हैं कि बच्चों को टीन एज आते आते जब उनको फीमेल मेल का अट्रैक्शन हो रहा है, उसके पहले समझ चाहिए, नहीं तो उसको झेलने की उसमें ताकत ही नहीं है। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक टीन एज तक आते आते उनको बहुत सारी चीजों की स्पष्टता हो जाए, है ना। एक कैरेक्टर बिल्डिंग हो जाए उसके पहले, 11-12 साल में, 13 साल में, 14 साल में। नहीं तो हैंडल नहीं कर पा रहा, वो भी नहीं कर पा रहा हैंडल। अच्छा, पेरेंट्स ही नहीं कर पा रहे हैंडल। कई बार लोग बोलते हैं, भैया ये बच्चा देखना यार, अभी 5वीं बर्थडे मना रहा है और कह रहा है मुझे होटल में मनानी है। हम तो अपने घर में पूरी सब्जी में बनाते थे, खीर खिला देते थे, यही पार्टी थी। ऐसा हो रहा है कि नहीं? फिर मैं कहता हूं, उनसे, पेरेंट्स से ही पूछता हूं, अच्छा अपनी एनिवर्सरी कहां मनानी है? तो एनिवर्सरी तो हमें होटल में मनानी है ना, रेस्टोरेंट। तो बच्चे वही देख रहे हैं, है ना। तो ऐसा थोड़ी होता कि हम उसको पुराने वापस ले जाएंगे 50 साल पहले। हम जब पूरी सब्जी और खीर में मनाते थे, क्योंकि हमारे सब लोग उसी में मनाते थे। तो एक वातावरण निर्माण करने की जरूरत है, इसको समाज की बात कर रहे हैं, है ना। कल्चर की जो बात कल भैया कह रहे थे, सभ्यता, है ना, संस्कृति सभ्यता को डेवलप करना पड़ेगा। बढ़िया, आगे बढ़ जाए। ये जो 3 तरह के बंधन है, आशा बंधन, विचार बंधन, इच्छा बंधन, मुझे जो अच्छा लगता है ना, मेरे जो आस्वादन, रुचि मूलक, मुझे लगता है सबको यही रुचि होना चाहिए। तुमको मीठा कैसे पसंद नहीं है? भैया नहीं है, क्योंकि रुचियों में अंतर है। तुमने पीली रंग की शर्ट क्यों पहन ली? मुझे तो नीला पसंद है। अब हम इसी पे लड़ रहे हैं, हम रुचियों पे लड़ाई कर रहे हैं, जबकि न्याय में समानता आएगी। कहां समानता आएगी? रुचियों में समानता नहीं होती, क्योंकि शरीर में विविधता है, शरीर के आधार पर रुचियां हैं, है ना। तो इसलिए हम गलत जगह समानता दिख रहे हैं। समानता की शुरुआत कहां से है? न्याय से, है ना। न्याय से, व्यवस्था से, सत्य से, यहां से सब समानता दिखेगी, है ना। तो अभी हम क्या मानते हैं? मेरा विचार ही सबसे विचार है, दूसरे के सब विचार कैसे हैं? गलत विचार है। ये एक और विचार बंधन है। फिर इच्छाओं का बंधन है, मैंने जैसा घर बनाया बस यही सबसे बढ़िया घर है।
जो भी हमने जिस तरह की फैक्ट्री, बहुत सारी जो हम क्रिएशंस अपने चित्रणों को श्रेष्ठ मान लेते हैं जी। तो न्यायपूर्ण विचार से ही आशा एवं विचार न्यायपूर्ण जीना शुरू करते हैं, तो ही ये मुक्त होते हैं। पता आएगा, आगे निकल जाते हैं। अब जो मेन चीज मैं बता रहा हूं, देखो अध्ययन प्रक्रिया क्या है। ये 7-8 दिन के शिविर से नहीं होगा, है ना। क्या करना होगा? विधिवत अध्ययन करना पड़ेगा। ये तो ट्रेलर है ना, ट्रेलर दिखाते ना, टीजर। ये 7 दिन का टीजर है। क्या टीजर है? ये भरोसा आ पाए कि फिल्म कुछ अच्छी है ना। उसके लिए एक अपने में एक मन बने, हाँ यार फिल्म कब रिलीज होने वाली है। तो अपन क्या करने की कोशिश कर रहे हैं? देखो अभी क्या हुआ है, आदमी इतनी मार खा चुका है कि उसको लगता है भैया संबंधों में जीना संभव नहीं है। और खास तौर से ये जो मुझे मेरे मम्मी पापा मिल गए ना, ये जो भाई बहन, ये सारे गड़बड़ वाले मेरे हिस्से में ही आ गए, है ना। हमें लगता है दूसरों के बढ़िया है। तो दूसरा ये समझ में आना पड़ेगा, इससे जो सबसे बड़ी चीज हो रही है कि अपनों के साथ जिया जा सकता है। यदि इतना भरोसा बन जाए, क्या बन जाए? अपनों के साथ जीना संभव है। अपने भी मेरे जैसे हैं, है ना। क्योंकि जीवन ज्ञान होने से ये पकड़ में आने लगता है कि कैसे हैं? मेरे जैसे हैं। जैसे भ्रमवश मैं भी प्रिय हित लाभ को ही सब कुछ मान रहा था, है ना, सुविधा संग्रह को ही सब कुछ मान रहा था, भक्ति विरक्ति को ही सब कुछ मान रहा था, ऐसे ही भ्रमवश ये ऐसा कर रहे हैं। हाँ, तो समझ में आने से ये भी न्यायपूर्वक ही जीना चाहते हैं। इनको भी भाव की ही प्यास है ना। इनको भी स्नेह चाहिए, उदार ममता चाहिए, वात्सल्य चाहिए। ये जैसे जैसे अपने को स्थिर होने लगेगा, किसी समय ये ध्यान आएगा इनके साथ जिया जा सकता है। तो पहले तो इतना ही भरोसा बन रहा है, क्योंकि अभी हमने तो क्या कह दिया, हमने किस तरह की कंडीशन लगाई कि भैया 5 बर्तन होते हैं तो बजेंगे। मैं कहता हूं आदमी को किचन से बाहर कर दो, अब बर्तन बज रहे। तो हम अपनी बेवकूफी बर्तनों पे डाल दी और हम ऐसा बताते जैसे ये नियम है। क्या है? ये नियम नहीं है, बर्तन नहीं बजते हैं। हाँ। तो भ्रम बस हम बजाते हैं। तो समझ में आने पर इनके साथ जी सकते हैं। एक बार मैं वर्कशॉप कर रहा था दिल्ली में टीचर्स का, है ना। तो दिल्ली में तो जब भी पति पत्नी में झगड़ा होता है, कई बार तो ऐसा लगता है यार 2 ऑप्शन और थे अपने पास, लगता है गलत ऑप्शन ले लिया। तो कुछ टीचर बोले सर आपने मेरे मन की बात कैसे बता दी। है ना। तो दिल्ली में लोग बोल भी देते हैं, बोले भैया कई बार बोल नहीं पाते हैं लेकिन लगता जरूर है कि कुछ गलती कर दी ऑप्शन चूज करने में। तो मैंने उनसे फिर कहा जरा ये तो पता लगाओ वो ऑप्शन जिस ऑप्शन के साथ गया है उसके क्या हाल है। उनको भी ऐसा लग रहा है गलत ऑप्शन आ गया। तो मामला ऑप्शन का नहीं है, हमें मानव के साथ जीना नहीं आता है, और वो समझ के चिंतन बल के अभाव में संभव नहीं है। अध्ययन पूर्वक ही मानव के साथ जी पाता है ना। इसलिए इतनी महत्ता है अध्ययन की, है ना। तो क्या प्रक्रिया है? ये एक नया सॉफ्टवेयर है ना, जो भैया कह रहे हैं ना सॉफ्ट वर्क है, हार्ड वर्क नहीं है। कोई इंजेक्शन लगाने से नहीं होगा, है ना, कोई टेबलेट खाने से नहीं होगा, ब्रेन में कुछ सेल लगा, है ना, नहीं होगा। ये अपने में कुछ बदलना है। तो ये जो नया सॉफ्टवेयर है ना, इसका पठन और श्रवण जो अपन 12 किताबें कर रहे हैं, लेकिन बीच में क्या आएगी? एरर। जो सॉफ्टवेयर वाले लोग ना, कंप्यूटर में एरर आती है, डज नॉट मैच विथ योर ओल्ड वर्जन। क्योंकि हमारा ओल्ड वर्जन सुविधा संग्रह वाला है, भक्ति विरक्ति। अब डर लगता है यार छोड़ना तो नहीं पड़ जाए, है ना, भले ही सुखी नहीं हो लेकिन इसको नहीं छोड़ना है ना। तो ये कह रहे हैं छोड़ना नहीं है। क्या कह रहे हैं? कुछ भी नहीं छोड़ना है, इसमें कोई छोड़ने की बात नहीं है। आपको ही समझ में आएगा तो छूट जाएगा। क्या होगा? आप छोड़ोगे ना भाई, निर्णय तो आपका रहेगा ना। तो छोड़ना कुछ नहीं है। सही चीज पकड़ में निरर्थकता का ही त्याग होता है। इसमें त्याग की परिभाषा है अनावश्यक का त्याग। किसका त्याग होता है? अनावश्यक का। हम लोग सुबह सुबह मलमूत्र त्याग करते हैं, सब नहीं बोलते बड़ा त्याग करके आ रहे हैं। अरे अनावश्यक रखेंगे तो पॉइजनस हो जाएगा, गैस बनेगी, दिक्कत हो जाएगी। तो अनावश्यक चीजें अपने आप छूट जाती हैं। अभी त्याग किसको कराते हैं? त्याग का मतलब क्या होता है? अभी जो सबसे प्रिय है उसको छोड़ो, बोलते हैं जो फालतू चीज छोड़ो, इसका क्या?
यहाँ कह रहे अनावश्यक ही छोड़ा जाता है ना। तो डरे मत, तो ये आएगी बार बार एरर, ये कंप्यूटर वाले को ज्यादा समझ में आएगा, है ना, ये एरर आएगी, डज नॉट मैच विथ ओल्ड वर्जन। तो उसके लिए हम तर्क, यहाँ पे क्या है, तर्क की जगह है, काय की जगह है, आस्था में तर्क की जगह नहीं है, यही वर्जन डालना पड़ेगा। इसमें अपन चर्चा कर सकते हैं, आपको क्या डर लग रहा है, क्यों ऐसा लग रहा है ना। तो उसको हम लोग निरीक्षण, परीक्षण, सर्वेक्षण पूर्वक इसको जांचेंगे। क्या करेंगे, इसको जांच सकते हैं। जांचने पे इसी को कह रहे हैं रिजॉल्विंग द लॉजिकल इनकंसिस्टेंसी। तो ये जो वृत्ति में विचार है, इसी में तर्क रहता है। कल्पनाओं को सच्चाइयों से जोड़ने के लिए तर्क है, तो तर्क कर सकते हैं। तर्क में यदि रिजॉल्व हो गया, हमें ये समझ में आ गया कि हाँ यार ये ठीक है ना, फिर नेक्स्ट स्टेप क्या है, उसी को मनन कहते हैं। तो अब आएगा सक्सेस, लॉजिकल एरर रिजॉल्व, है ना, विचार में तर्क हमारे रिजॉल्व हो गए, यार बात तो ठीक लग रही है ना। कई ढंग से उसको पकड़ के तोलेंगे, जांचेंगे, एनालिसिस करेंगे, तुलना करेंगे पुराने वाले चीजों से, है ना, ये बिल्कुल ठीक है, क्योंकि ये मानव में नॉर्मल प्रक्रिया है। तो मन में क्या होता है, पहला सेक्शन चयन करते हैं, है ना, शब्दों का चयन करके हमने सुना, उसके अर्थ में गए, तो विश्लेषण होने लगा, तो तुलना होगी पुराने वाले वर्जन से, सुविधा संग्रह, है ना, भक्ति वृत्ति के बहुत सारे जो मॉडल हमारे पास हैं, जो भी हमने सुन रखा है ना, उससे हम तुलन करेंगे। फिर ये पता लगेगा अरे ये तो बेहतर है यार। यदि ये लगा, तब उसको कह रहे हैं कि अब लॉजिकल इनकंसिस्टेंसी रिजॉल्व हो गई। इसीलिए इस दर्शन की एक और खूबी है, इसको कहते हैं प्रश्न मुक्ति अभियान। कौन सा अभियान, प्रश्न मुक्ति। आपके कोई सवाल नहीं बचेंगे जिनको तर्क संगत विधि से रिजॉल्व नहीं किया जा सकता। जीने से जुड़े हुए कोई भी सवाल नहीं बचेंगे आप, है ना। ये इसीलिए कह रहे हैं, इसीलिए अध्ययन की वस्तु हो सकता है, क्योंकि इसमें तर्क संगतता है, यूनिवर्सैलिटी है ना, ये यूनिवर्सल है, सार्व, फिर प्रैक्टिसेबल है, इसको जिया जा सकता है। ये आदर्श नहीं है कि जिसको जिया ना जा सके। जैसे अपन ने जो माता पिता जितने भी संबंधों की बात की, और हमें जीना ही चाहते हैं, कि मानव की चिराकांक्षा रही है। तो लॉजिकल एरर्स यदि रिजॉल्व हो गई, तो फिर उससे बड़ा वाला आएगा डेंजर। अब क्या डेंजर आ गया भाई, पहले तो एरर आ रही थी। इट विल रिप्लेस ऑल योर ओल्ड इमेजरी और गोल्स। अब आपके लक्ष्य बदलेंगे, इच्छाएं बदलना शुरू, क्योंकि ये यहां आ गए अपना चिंतन बल आते समय आपके चित्रण बदलना शुरू होंगे, है ना। चित्रण अब क्या इच्छाएं होंगी, कैसे बच्चों का अभ्युदय किया जाए, कैसे परिवारों को सजाया जाए, कैसे जो 5 व्यवस्थाएं हैं, है ना, शिक्षा में क्या किया जाए। अब आप देखोगे ना, अभी योजना क्या बन रही थी, दूसरी कार कैसे खरीदी जाए, बड़ा घर और कैसे लिया जाए, कपड़े और कैसे लिए जाए। इसमें जो हमारी इच्छाएं लग रही थी, अब क्या होगा, सर्व सुख के अर्थ में, हमारे ही अपने बच्चों के सुख के अर्थ में, प्रकृति में व्यवस्था को बनाए रखने के अर्थ में बहुत सारी इच्छाएं बदलेंगी, है ना। उसको यदि अपन मैनेज कर ले गए, उससे डरे नहीं, इसलिए, है ना, जर्नी में कई बार लोग डर जाते हैं, इसलिए कह रहे हैं छोड़ना कुछ नहीं है, ये अपने आप जो आपको ठीक नहीं लगेगा, भाई आप ही तो डिसीजन लोगे ना, क्या पकड़ना है क्या छोड़ना है। तो जीवन में वो ताकत है, सच्चाइयों को समझने के साथ बात जो सच्चाई नहीं है, जो निरर्थक लगने लगता है, जिसकी वजह से हमें समस्याएं बढ़ती हैं, तो स्वयं स्फूट छूटेगा। तो अब क्या होगा नेक्स्ट, ये जो चिंतन बल जैसे शुरू होगा, ओल्ड इमेजेस विल बी रिप्लेस्ड बाय न्यू वंस। ये आप अपने में देख पाएंगे, ये अपने साथ होने वाली घटना है ना। इसीलिए एक बार हम लोग शिविर कर रहे थे गुजरात में, DYSP का शिविर किया एक बार हम लोगों ने, सोम भाई आए थे, है ना, जो DYSP बनते हैं। उसमें अतुल करवल जी एक हैं, जो एक भारत के पहले IPS हैं जिन्होंने एवरेस्ट भी चढ़ा, है ना। अतुल करवल यदि कभी टाइप करेंगे ना, IPS ऑफिसर है, अभी तो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स में है, वहां की पोस्टिंग है। तो उन्होंने ऑर्गेनाइज किया था, तो उन्होंने 4थे 5वें दिन बोला कि भैया अभी तक मुझे लगता था कि मैंने एवरेस्ट की चढ़ाई चढ़ ली है, अब लग रहा है सही चढ़ाई चढ़ना बाकी है। ये जो अपने अंदर से जो भय शुरू होता है, ये जो कन्फ्लिक्ट आते हैं, ये एक सुखद यात्रा भी है, लेकिन इसको अपने को ही फेस करना पड़ता है इसको, है ना। बढ़िया, नेक्स्ट, तो इसको कह रहे हैं साक्षात्कार की शुरुआत। अब क्या होगा, ये जो हमारी इच्छाएं बदलेंगी, इससे अब मेरा बिहेवियर और एक्टिविटी बदलेंगी, अब मेरा व्यवहार बदलने लगेगा, अब लोग नोटिस करेंगे। उसके पहले ज्ञान वाले हम फंडे पेलना शुरू करेंगे तो कोई नोटिस, बल्कि दिक्कत होगी। तो एक और तरीका है कि जाके अपनों को ज्ञान ना दें, घर में जाके पिटाई होने वाली है नहीं तो है ना, जाके कोई फंडे ना पिलाएं, अपने जीवन में
व्यवहार में परिवर्तन आने के लिए एक यात्रा है, अपने में पचाएं, है ना, और उसके लिए अपन प्लान कर रहे हैं मिलजुल करके, है ना, कि आपके साथ और कैसी लंबा चला जाए, कैसा एक योजना बना रहे हैं, कैसी संभावनाएं उदय होंगी वो अपन देखेंगे। तो यदि ये बिहेवियर और एक्टिविटीज में चेंज आ गया तो हम आकर्षण का केंद्र बन जाते हैं, क्योंकि हर माँ उसको लगे यार इतनी गुस्सा करती थी, यार अब मैडम को क्या हो गया, है ना, ये तो पहले उल्टी गिनती करती थी, पानी पीने का प्रयास करती थी, बैठती थी तो भी नहीं जा रहा था, अब क्या हो गया ये। तो हर व्यक्ति क्योंकि स्वभाव गति में जीना चाहता है, इसलिए हर समझदार मानव नेचुरली अट्रैक्शन का केंद्र है ना, क्यों, क्योंकि दूसरा भी वैसा जीना चाहता है, इसलिए हमारी तरफ वो हमसे हमें मार्गदर्शन देना नहीं है, मार्गदर्शन के लिए लोग आएंगे, भैया आपने अपना कैसे बदल दिया, है ना, तो अपने बिहेवियर में चेंज आएगा, तो फिर क्या होगा, एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स आने लगते, अपने अंदर एक खुशी आने लगती है, जो आशा थी, जो निराशा थी, वो आशा में बदलने लगती है ना, अपने को लगने लगता है हाँ यार कुछ हो सकता है, चीजें बदल सकती हैं। जब अपने में परिवर्तन देखेंगे तब हमें लगेगा कि हमारे बच्चे में भी बदल सकता है, हमारे पति में भी बदल सकता है, हमारे, है ना, और लोगों में भी, कुलीग्स में भी बदल सकता है, व्यवस्थाएं बदल सकती हैं, ये अपने में बदलने के आधार पर ही आएगा। तो उसी को कह रहे हैं न्यू रिफाइंड कंसेप्ट्स आर रीअफर्म्ड। जो हमने बातें की थी वो जब जीने में आती हैं तब लगता है अच्छा अच्छा सच्चाई ऐसी ही है। इसी को अगली क्रिया कह रहे हैं, उसी को कह रहे हैं बोध, है ना, जो बुद्धि में होता है बोध, उसके आधार पर फिर संकल्प होता है कि ऐसा ही जीना है। अभी हम लोग हर न्यू ईयर पे रेजोल्यूशन लेते हैं ना कि आज अब दौड़ेंगे, तो जो लोग रेगुलर वॉकर्स हैं, जो रेगुलर दौड़ते हैं, उनको लोग एडवाइज करते हैं बस 1 हफ्ता निकाल दो, अभी थोड़ी भीड़ दिखेगी उसके बाद सब ठीक हो जाएगा। ये ज्यादा 1 हफ्ते से ज्यादा दौड़ने वाले नहीं है, क्योंकि वो इनर इंस्पिरेशन चाहिए, है ना। तो वो कब आता है, जब हमारे बिहेवियर उससे रिजल्ट आने लगते हैं, तब हम स्वयं स्फूर्त, जो उसकी स्नेह की बात कर रहे थे ना, स्वयं स्फूर्त मिलन है संतुष्टि में, संतुष्टि से और संतुष्टि के लिए जो स्वयं स्फूर्त मिलन होता है, उसमें वो अपने में फिर होने लगता है। अभी किसी को मोटिवेट और इंस्पिरेशन में क्या अंतर है, मोटिवेशन बाहर से आता है, इंस्पिरेशन अपने से आती है। तो ये प्रोग्राम मोटिवेशनल प्रोग्राम नहीं है, ये ट्रांसफॉर्मेशनल प्रोग्राम है, ये इनर ट्रांसफॉर्मेशन करता है ना। इसीलिए ये फॉलोअर वाला प्रोग्राम नहीं है, ये लीडर्स बनाने का प्रोग्राम है। यू हैव टू टेक लीडरशिप ऑफ योर ओन सेल्फ, कोई दूसरा नहीं कहने। इसलिए इसमें डूज डोंट्स नहीं है, ये आपको कोई, अधिकतर लोग बोलते हैं भैया बताओ फिर करना क्या है, ऐसा तो नहीं कहा जा रहा, समझना ही मेन काम है ना, उससे आपको करने की चीजें अपने आप दिखेंगी। और ये बहुत अच्छा भी नहीं है कि एक उम्र के बाद दूसरे बताएं कि तुम्हें क्या करना है ना, ये अपने से निकल के आता है। बढ़िया, धन्यवाद, है ना।